मेरे बैचलरेट पार्टी के दिन मैं बहुत खुश थी। तो एक सेलिब्रेशन तो बनता है बेटा। पर शादी के एक दिन पहले मेरे साथ ऐसा घिनौना हादसा हुआ जिसे बताने में भी मुझे शर्म आती है। किसी ने मेरी ड्रिंक में नशीली दवाई डाल दी और बेहोश करके होटल रूम में मैं ऋषि के साथ यहाँ ऋषि, तुम बाहर कब गए? नव्या, तुमने क्या आदत बना रखी है? अच्छा, तुम्हारी बैचलर पार्टी खत्म हो गई होगी। ऋषि, डोंट यू डेयर, अपनी जुबान से मेरा नाम भी मत लेना। ये बिस्तर, ये कपड़े, ये टाई और दारू के नशे में तुम्हारी सारी असलियत सामने आ गई। 2 दिन में हमारी शादी है और तुम कल रात को किसी और के साथ। नहीं, अब तुम्हारे साथ शादी करने का कोई मतलब नहीं। ऋषि, ऋषि मेरी बात सुनो। ऋषि प्लीज मेरी बात सुनो। ऋषि ने शादी तोड़ दी और चला गया। कैसा लगा शादी का तोहफा? तो हो गई, पर दूल्हा बदल गया। जो ड्रिंक मैंने कल रात पी थी उसमें नशीली दवाई उसी ने मिलाई थी। इतना बड़ा धोखा किया मेरे साथ कनिका। क्यों? क्योंकि मुझे ऋषि की साली नहीं, घर वाली बनना है। और बात रही तुम्हारी, तो तुम्हें तो मैं कभी खुश नहीं रहने दूंगी। शर्म, मुझे शर्म आती है तुझे अपनी बेटी कहते हुए। पापा, ये सब कुछ कनिका ने किया है। कनिका ने मुझे फंसाया, मैंने कुछ। अभी के अभी निकल जाओ इस घर से। सेना परिवार से तुम्हारा अब कोई रिश्ता नहीं। कनिका ने अपना काम कर दिया था और पापा ने मेरी एक नहीं सुनी। पर मेरी सौतेली माँ ने मार मार कर मुझे घर से निकाल दिया। इस शहर में मेरे लिए कुछ नहीं बचा था और मैं अपनी मौसी के घर बैंगलोर चली गई। 9 महीने बाद मैंने एक बेटे को जन्म दिया। पर मेरी मुश्किलें यहां खत्म नहीं होने वाली थी। मेरे बेटे के पैदा होते ही उस पे हमला हुआ। पर मौसी ने उसे बचा लिया। कौन था वो आदमी, आपको पता चला? वो आदमी कौन था ये तो नहीं पता, लेकिन वो ऐसे बड़बड़ा रहा था कि वो आपके बेटे का पिता है। मेरे बच्चे का पिता? ये वही आदमी था जिसने उस दिन मेरे साथ होटल में। लेकिन कौन है वो? धीरे धीरे समय बीतता गया और मेरा बेटा आरफ मेरी जान बन गया। मैंने उसे ही अपनी दुनिया मानकर फिर से एक नई शुरुआत की। मैं अपने अतीत को भुला चुकी थी और आरफ पर इसका साया भी पड़ने देना नहीं चाहती थी। मैंने एक एंटरटेनमेंट कंपनी में जॉब शुरू कर दी। तभी एक दिन मम्मा! मम्मा जल्दी आओ! आरफ, पापा मिल गए। देखो हम दोनों के हाथों में सेम ही निशान है। आरफ, तुम। मैंने उस आदमी का चेहरा देखा और मैं जैसे खोई गई। उसकी आंखों को देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे उसका और मेरा कोई पुराना रिश्ता था। मम्मा यही मेरे पापा है ना? पापा को घर लेके जा रहे हैं। आरफ, ये क्या बोल रहे हो तुम? तुम्हारे पापा नहीं है क्या? हमारे मैनेजर वहां आए और डांटते हुए बोले, आरफ को बाहर लेके जाओ, हमारी कंपनी के सीईओ अविनाश आहूजा। आरफ,
प्लीज, वो तुम्हारे पापा नहीं है। हेलो। Navya, come to my cabin right now. यस सर, यस सर। गॉड, आरफ तुम मेरे केबिन में बैठो, मैं आती हूँ। वो तुम्हारा बेटा था? क्या तुमने बोला था उसको ये सब करने के लिए? देखो, मैं आरव को नाराज नहीं करना चाहता। क्या हम परसों डिनर पर चल सकते हैं? मैं ये सोचकर बहुत खुश हो रही थी कि ये मेरी जिंदगी की एक नई शुरुआत है कि तभी मेरा फोन बजा और ऊपर पापा का नाम देखकर मेरे होश उड़ गए। 6 साल बाद पापा ने मुझे फोन किया था। पापा वो बहुत बीमार थे और बस आखिरी बार मुझे देखना चाहते थे। उसने अपने ऑफिस से छुट्टी ली और तुरंत वहां से निकल गई। कुछ घंटों बाद वो बेंगलुरु एयरपोर्ट पर चेक इन कर रही थी। वो अपने पापा के एक बुलावे पर दौड़ी चली जा रही थी, सिर्फ इस उम्मीद में कि शायद अब उनका रिश्ता फिर से पहले जैसा हो जाए। आरव, ये आवाज किसी और की नहीं बल्कि आरव की थी। आरव नव्या का बेटा था। उसके साथ अतीत में जो हुआ उसके बाद उसने अपना शहर तो छोड़ दिया था, लेकिन उस रात की याद उसकी जिंदगी से कभी दूर नहीं हुई थी। बेंगलुरु शिफ्ट होने के कुछ ही दिन बाद उसे पता चला कि वो प्रेग्नेंट है। मम्मा देखो, हमारा फ्लाइट मिस हो गया। आरव वो हमारी फ्लाइट नहीं है, हमारी फ्लाइट 1 घंटे बाद है। और अगर मिस हो गया तो? और अगर मिस हो गया तो हम पैदल पैदल जाएंगे, ठीक है? बहुत ही प्यारा बच्चा है आपका। बहुत नॉटी भी। थैंक यू। आज उन्हें किस्मत ने फिर से सामने लाकर खड़ा कर दिया था। सॉरी। मुझे सर की फ्लाइट चेंज करवानी है। इस लेडी को भी आपने बिजनेस क्लास की टिकट दे दी। अविनाश सर बिजनेस क्लास से ट्रैवल करते क्योंकि उनको डिस्टरबेंस नहीं पसंद है। वो ये बच्चे का शोर सुनते हुए ट्रैवल नहीं कर सकते। या तो आप इनकी क्लास चेंज करिए या अविनाश सर के लिए दूसरी फ्लाइट कीजिए। He just can't travel with kids. एक्सक्यूज मी, क्या कहना चाहते हैं आपके सर? शोर मचा रहा था मेरा बेटा, वो शोर नहीं मचा रहा था, वो मुझसे बात कर रहा था। Really? शशांक, मैम को मेरी तरफ से एक हियरिंग चेकअप का एक पैकेज गिफ्ट करो। या तो इनके कान खराब हो गए हैं या इन्हें ऊंचा सुनने की आदत पड़ गई है। नव्या और अविनाश के बीच बहस भड़कती जा रही थी, लेकिन इन सब से अलग आरव का ध्यान तो कहीं और ही था। अविनाश एकटक आरव को देख रहा था। न जाने क्यों उसके मुंह से पापा शब्द सुनकर अविनाश को एक अजीब सी फीलिंग हो रही थी। तो मम्मा इज माय डैड। नहीं है वो तुम्हारे डैड, प्लीज ऐसे नहीं बोलते। बट मम्मा सी, हम दोनों के हाथों में सेम निशान है। एक जैसा निशान देखकर अविनाश और नव्या भी हैरान रह गए। ऐसे सेम निशान होने से कोई किसी का पापा नहीं होता यार। सीरियसली, इनकी पूरी फैमिली फन। जहां अविनाश के दिल पर आरव की मासूमियत छप गई थी, वहीं नव्या ने तुरंत आरव के हाथ से अविनाश का हाथ छुड़ाया और उसे अपनी तरफ कर लिया। इनफ आरव, ऐसे किसी का भी पापा नहीं होते। बट मम्मा इज उसने आरव को इतने प्यार से पाला पोसा था कि आज तक उससे तेज आवाज में बात तक नहीं की थी, लेकिन आज सिचुएशन उसके हाथ से निकल गई थी। उसके हिसाब से पापा बोलकर ना सिर्फ आरव ने अविनाश को हंसने का मौका दिया था, बल्कि नव्या के वो 6 साल पुराने जख्म भी ताजा कर दिए थे। अविनाश को ऐसा लग रहा था कि नव्या की लाइफ में जो भी पर्सनल इश्यूज हैं, उसकी वजह से आरव के दिल पर बुरा असर पड़ रहा है, और ये बात उसे जरा भी अच्छी नहीं लग रही थी। नव्या परेशान होकर सब कुछ संभाल ही रही थी कि तभी अविनाश ने उसे टॉन्ट मारते हुए कहा, जब बच्चे संभालना नहीं आता तो पैदा क्यों करते हो? इंडिपेंडेंट बनने के नाम पे सिंगल पेरेंट बन जाते हो।
कभी सोचा बच्चे पे क्या असर पड़ेगा? ये बात नव्या को बहुत बुरी लगी। आज किसी ने उसकी पेरेंटिंग पर सवाल उठा दिया था। तुम्हारी हिम्मत। नव्या उसे घूर रही थी और वो नव्या को। इससे पहले कि वो कुछ कहता, नव्या ने आरव का हाथ पकड़ा और वहां से गुस्से में निकल गई। अविनाश को यकीन नहीं हो रहा था कि आज किसी लड़की ने उसके मुंह पर पानी फेंका था। सर आपकी दूसरी फ्लाइट अरेंज हो गई है। लेट्स गो सर। उस लड़की की फिक्र मत कीजिए, उसे मैं देख लूंगा। मैं इसी फ्लाइट में जाऊंगा, इसी लड़की के साथ ट्रैवल करूंगा। पता नहीं सर क्या सोच रहे, क्या करने वाले सर। सिक्योरिटी चेकिंग के दौरान अविनाश बार बार नव्या को देखे जा रहा था, लेकिन नव्या अविनाश को नजरअंदाज करते हुए आगे बढ़ गई। कुछ घंटों बाद जब फ्लाइट चंडीगढ़ में लैंड हुई, तब तक नव्या सब कुछ भूल चुकी थी। इतने सालों बाद अपने शहर में पैर रखते वक्त उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसकी लाइफ में फिर से सब कुछ बदलने वाला था। उसके अंदर एक खुशी थी अपने पापा से मिलने की। पापा आए होंगे ना मुझे लेने, मैसेज तो किया था मैंने उन्हें। सामने से ऋषि और कनिका उसी की तरफ बढ़ रहे थे। ऋषि कनिका के साथ? तो आगे तुम वापस। नव्या समझ गई थी कि कनिका ने वो सब कुछ हासिल कर लिया जो उसने चाहा था। ये लोग कौन है मम्मा? मम्मा? दीदी, ये तुम्हारा बेटा है? हाँ तो आपको कोई प्रॉब्लम? ओह, अब समझी। उस रात बाद तुम प्रेग्नेंट और ये तुम्हारा बेटा है। कनिका ने ऋषि के लिए हर टूटी कड़ी को जोड़ दिया था। ऋषि को ये एहसास हो गया था कि आरव नव्या के धोखे की निशानी है। यू चीट! तुम्हें शर्म नहीं आई इस बच्चे के साथ अपने घर आने पर? मैंने कोई चोरी नहीं की है। आरव मेरा बेटा है। देखा ऋषि, इससे इसकी गलती का बिल्कुल भी अफसोस नहीं। लीव इट। इससे कोई भी सवाल करने का कोई मतलब नहीं है। याद है ना इसने पिछली बार क्या किया था? उसके बाद तो ये कोई भी शर्मनाक हरकत कर सकती है। इस बच्चे को मेरी आंखों के सामने से ले जाओ, वरना नहीं, मम्मी से दूर रहो। तुम लोग बैठ रही हो और मेरी मम्मी से बात भी मत करना। मेरे बच्चे को हाथ लगाने की हिम्मत भी मत करना। बिहेव योरसेल्फ। शायद तुम भूल रही हो कि तुम ऋषि शेखावत से बात कर रही हो, समझे? नो वंडर है बच्चा इतना बदतमीज है। माँ के गुण है इसमें। ये सिखाया तुमने अपने बच्चे को? और एक सिंगल मदर से क्या उम्मीद कर सकते हैं? मम्मा को कुछ मत बोलना, आप गंदे हो। नव्या इसका मुंह बंद करो। उठा कर तो दिखाओ। ये सुनते ही नव्या ने पीछे पलट कर देखा तो ये आवाज किसी और की नहीं बल्कि अविनाश आहूजा की थी। उसे देखकर नव्या शॉक्ड रह गई थी। डार्लिंग, where were you? मैं तुम्हें कब से ढूंढ रहा था। ये सर को क्या हो गया है? बस कौन है? ये दीदी को डार्लिंग क्यों बोल रहा है? Hey kiddo, how are you? पापा आप आ गए? Of course. मैं तुम्हारा कब से इंतजार कर रहा था। तुम लोग थक गए होगे ना? पहले लंच करोगे कि रेस्ट करोगे? नव्या पूरी तरह से ब्लैंक खड़ी थी। वो कभी अविनाश की तरफ देख रही थी तो कभी आरव के। वो मन ही मन सोच रही थी ये क्या करने की कोशिश कर रहा है। तभी उसने कनिका और ऋषि की उड़ी हुई शक्लों की तरफ देखा। वो समझ गई थी कि अविनाश क्या करने की कोशिश कर रहा है। कहाँ थे तुम? मैं कब से तुम्हें ढूंढ रही थी। लेट्स गो हनी। अब लेट्स गो। उसके मुंह से ये सुनकर ऋषि का दिल जल रहा था। वो बार बार अविनाश की पर्सनालिटी और उसके पीछे खड़े असिस्टेंट और गार्ड्स की तरफ देख रहा था। ये देखने में तो बहुत रिच लग रहा है, पर इतना हैंडसम और रिच लड़का दीदी के साथ क्या कर रहा है? और ये बच्चा उसे पापा क्यों बोल रहा है? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। ये लोग कौन है? तुम जानती हो? नॉट रियली। नव्या ने इतना कहकर एक ही पल में ऋषि और कनिका को उनकी जगह दिखा दी थी। पापा लेट्स गो।
ऑफ कोर्स किडो। शशांक, यस सर। गाड़ी निकालो। यस सर। असिस्टेंट, बॉडीगार्ड्स, ये नाव्या ने किससे शादी कर ली और हम लोगों को पता भी नहीं चला। हेल से हमें इंट्रोड्यूस भी नहीं कर पाया। जैसे ही नव्या वहां से निकली, उसने सुकून की गहरी सांस ली। इतने सालों में उसने ऋषि को भुला जरूर दिया था, लेकिन आज उसे कनिका के साथ देखकर उसके जख्म मानो ताजा हो गए थे। उसे एक अजीब सी बेचैनी हो रही थी और ये बात अविनाश उसके चेहरे पर साफ देख पा रहा था। पापा हम कहाँ जा रहे हैं? आरव, व्हाट इज रॉन्ग विथ यू? तुमको पापा क्यों बुला रहे हो? तुम्हारा पापा नहीं है। पर मम्मा वो मेरे पापा है, मुझे पता है। नो आरव, नहीं, प्लीज उनको पापा मत बुलाओ। थैंक यू सो मच उस वक्त हमें उन लोगों से बचाने के लिए। शैली, आई थिंक तुम्हें थैंक यू से पहले सॉरी बोलना चाहिए। मुझे पता था सर इतनी आसानी से लड़की को नहीं छोड़ेंगे। नव्या को भी फील हुआ कि शायद उसने अविनाश पर पानी फेंककर कुछ ज्यादा ही रिएक्ट कर दिया था। आई नो आई वाज रॉन्ग। मुझे वैसे रिएक्ट नहीं करना चाहिए था। आपने मेरी पेरेंटिंग पे सवाल उठाया था, इसलिए मैं खुद को रोक नहीं पाई थी। पर फिर भी गलत थी मैं। आई एम सॉरी, आई एम रियली सॉरी। पर अविनाश को देखकर लग रहा था जैसे उसे नव्या की बातों में जरा भी इंटरेस्ट नहीं था। आर यू लिसनिंग? मैं आप ही से बात कर रही हूँ। शशांक, गाड़ी साइड में रोक दो, हम यहीं से टैक्सी कर लेंगे। व्हाट? माय गॉड, कितना एटीट्यूड है। मैंने सोचा इन्होंने मेरी हेल्प की है तो मैं सॉरी बोल देती हूँ। मैंने कुछ ज्यादा सोच लिया। गाड़ी अभी रोकिए, अभी की अभी रोकिए गाड़ी। What's this? ये टैक्सी का फेयर, यहाँ तक लिफ्ट दिया ना, थैंक यू सो मच। What the hell? ये लड़की समझती क्या अपने आप को? वो देख रहा था कि नव्या आरव का हाथ पकड़कर दूसरे टैक्सी का वेट कर रही थी। अविनाश का चेहरा देखकर शशांक को हंसी भी आ रही थी और उसे डर भी लग रहा था। वो अविनाश के गुस्से से अच्छे से वाकिफ था, इसलिए उसे पता था कि अविनाश ने इस वक्त अपने आप को कितना कंट्रोल किया हुआ था। अविनाश वहाँ से निकल जरूर गया था, लेकिन अभी भी उसके मन और दिमाग में नव्या और आरव की शक्ल घूम रही थी। इंटरेस्टिंग, कुछ तो है इस लड़की और इसके बेटे में। I don't know what, but there is something. नव्या टैक्सी रुकने का वेट कर ही रही थी कि तभी उसकी दादी का फोन आया। हाय बेटा नव्या, कैसी है तू बेटा? चंडीगढ़ में आपका स्वागत है। नव्या हमेशा से अपनी दादी के सबसे ज्यादा करीब रही थी। नव्या के घर से जाने के बाद शिखा और कनिका के बिहेवियर से परेशान होकर मीनू दादी ने भी कुछ साल पहले सिन्हा मेंशन छोड़ दिया था। लेकिन फिर एक दिन नव्या के कॉल ने उन्हें फिर से जीने की उम्मीद दे दी थी। दादी, अब बड़ी दादी बन गई है। दादी, मैं हाँ, अगर आप दादी बोलोगे तो मैं क्या बोलूंगा? बिल्कुल तेरा चेहरा, वही आंखें। और आरव, आप मुझे सुपर दादी बुला सकते हैं। सुपर दादी! देख, दादी तो मैं हुई और साथ में सुपर पावर भी है, तो हुई ना मैं आपकी सुपर दादी। सुपर पावर वाली सुपर दादी ये! वैसे दादी, आप सोशल मीडिया पे बड़े एक्टिव हो। मैं परसों ही आपके आउट हाउस की पिक्चर्स देख रही थी। वो गार्डन पहले से भी बहुत सुंदर हो गया है। वो अमरूद का पेड़ जो हमने साथ में मिलके लगाया था। इतना सब कुछ अकेले आप कैसे कर लेती है दादी? क्या हुआ दादी, आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? क्या बोलूं नव्या, जिस लड़की ने इतने सालों तक अकेले सब कुछ हैंडल किया, तू मुझे पूछ रही है मैंने ये गार्डन कैसे मेंटेन किया? बेटा, क्या कुछ नहीं सहा होगा तूने इतने सालों से। मैं तुझसे कहती रही कि तू मेरे पास आके रह जा, पर तूने मेरी एक बात नहीं सुनी।
मेरा जी घबरा जाता है बेटा जब मैं सोचती हूँ कि तूने आरव को अकेले कैसे बड़ा किया। कैसे आती दादी मैं यहाँ? पापा ने घर से आप सबसे दूर भेज दिया था। निकल जाओ अभी के अभी इस घर से। अब सिन्हा परिवार से तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं। और अगर पापा को मेरी प्रेगनेंसी के बारे में पता चलता तो पता नहीं वो कैसे रिएक्ट करते। और सच बताऊं तो दादी मैं आपको कोई प्रॉब्लम नहीं देना चाहती थी। तू मेरे लिए कोई प्रॉब्लम कभी भी नहीं खड़ी कर सकती। अरे मेरी तो आंखें तरस जाती हैं बेटा तुझे देखने के लिए। तो आ तो गई हूँ मैं अपनी दादी माँ के पास। बस आधे घंटे में आपके पास पहुंच जाऊंगी दादी। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। मुझे पापा को बताना है कि आई मिस्ड हिम सो मच। आई कांट वेट टू मीट हिम। आरव की चीख सुनते ही नव्या उसकी तरफ भागती है। देख के नहीं चला सकता, अभी लग जाता तो। लेकिन उसे सही सलामत देखकर चैन की सांस लेती है। बैठ गई, यहाँ पे भी आ गए हमें परेशान करने के लिए। आरव, ये बैड गाइस तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते जब तक मम्मा तुम्हारे साथ। तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? अरे हमारा छोड़ो, ये बताओ कि तुम्हारा वो डार्लिंग और उसके बॉडीगार्ड्स कहीं दिखाई नहीं दे रहे। कनिका, मुझे तुम्हें हर चीज बताने की जरूरत नहीं है। नव्या, नव्या, आरव ठीक तो है ना नव्या? हाय दादी, आरव ठीक है। ये बताइए कि आप ठीक हो? लगता है कि दादी को मुझसे बात करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। एनीवेज, तुम दोनों ने एयरपोर्ट पे कम तमाशा नहीं किया था। अब क्या लेने आए हो यहाँ पे? ओ हेलो, हमें भी आने का कोई शौक नहीं है। ये तो शेखर अंकल ने कहा इसलिए हमें आना पड़ा। बाय द वे, पापा ने तुम्हें घर बुलाया अभी। हम गाड़ी में वेट कर रहे हैं, आ जाओ। लेट्स गो। आरव, तुम यहाँ साइड में खड़े रहो और हिलना मत, मैं बैग लेके आ रही हूँ। दादी, सुना आपने? पापा ने मुझे घर पे बुलाया है। क्या लगता है आपको वो मुझे माफ कर देंगे ना? आरव को अपनाएंगे ना वो? दादी, क्या मुझे जाना चाहिए ना घर पे? दादी। दादी टेंशन में फोन कट कर देती है। नव्या इतनी उम्मीद से यहाँ आई है, जब उसे पता चलेगा कि शेखर उसे यहाँ क्यों बुलाया है तो उसका तो दिल ही टूट जाएगा। पर सच ज्यादा देर तक छुपेगा नहीं, इसलिए मुझे इसे सब कुछ बता देना चाहिए। तभी नव्या फिर से दादी को फोन करती है। हाँ नव्या बेटा। हाँ दादी, उस वक्त बेटा शेखर ने तुझे यहाँ बिखरे रिश्तों को जोड़ने के लिए नहीं बुलाया। उसने तो तुझे कनिका और ऋषि की सगाई के लिए यहाँ बुलाया है। मुझे पता है कि आपने कुछ भी नहीं किया है, क्योंकि जो कुछ भी किया है वो तो मैंने किया है। कल रात में जिस कमरे में तुम थी, उस कमरे में ऋषि नहीं, कोई और था। और मैंने ये सब इसलिए किया क्योंकि अगर कोई ऋषि से शादी करेगा तो वो मैं होंगी। कुछ सेकंड्स के लिए नव्या इमोशनल जरूर हुई, लेकिन फिर उसने अपने आप को एक बार फिर समेट लिया। आखिर कनिका जीत ही गई। माफ कर दे मुझे मेरी बच्ची। मैं नहीं चाहती थी कि ये बात तुझे वहां जाकर पता चले, इसलिए मुझे तुझे बतानी पड़ी। देख बेटा, मैं जानती हूँ कि एक वक्त ऐसा था जब तू ऋषि से बेइंतहा प्यार करती थी। आज जब तू तेरी बहन को ऋषि के साथ देख रही है तो मुझे पता है तुझ पर क्या बीत रही होगी। पर नव्या, मैं फिर भी चाहूंगी कि तू इस एंगेजमेंट को अटेंड करे। तेरी ये हिम्मत है ना बेटा, उन सब के मुंह पर एक करारा तमाचा होगी जिन सब ने तुझे तोड़ने की कोशिश की है। आप सही कह रही है दादी, मैं एंगेजमेंट में भी जाऊंगी और पापा से भी मिलूंगी। और कितना टाइम? बैठो अंदर, हमारे पास पूरा दिन है तुम्हें पिक एंड ड्रॉप करने के लिए। चलो आरव। मैं नहीं चलूंगा, ये बैठ गई है। आरव, ये हमें नाना जी के पास लेके जा रहे हैं। नाना जी के पास? थोड़ी देर और टॉलरेट कर लो प्लीज। चल। कुछ देर बाद जब गाड़ी सिन्हा पैराडाइज के सामने रुकी तो एक पल के लिए नव्या की सांसें थम गई। ये घर देखते ही उसे वो दिन याद आ गए। निकल जाओ अभी के अभी इस घर से। ऋषि और कनिका तो तेजी से उतरकर घर के अंदर चले गए थे,
लेकिन इतने सालों बाद अपने ही घर के अंदर जाने के लिए नव्या के पैर कांप रहे थे। वो यहाँ आ तो गई थी, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो इस घर के लोगों को फेस कैसे करेगी। तभी आरव नव्या का हाथ पकड़ता है और उसे हिम्मत देता है। आरव का एक्साइटेड चेहरा देखकर नव्या हिम्मत जुटाती है। वो आरव का हाथ पकड़कर धीरे धीरे घर के एंट्रेंस पर पहुंची, लेकिन जैसे ही वो घर के अंदर घुसती है कि तभी उसकी सौतेली माँ अपना झूठा नाटक शुरू कर देती है। अरे नव्या, सबसे पहले तुम मुंह मीठा करो। अरे आज तुम्हारी घर वापसी है, तुम्हारी बहन की सगाई के लिए। अब दो खुशखबरियां हैं तो फिर मुंह मीठा करना तो बनता है ना। मैं जानती हूँ आप मुझे खास पसंद नहीं करती हैं। मिठाई खिला के नाटक करने की कोई जरूरत नहीं है। ऐसे बात करोगी अपनी माँ के साथ? ये संस्कार दिए मैंने तुम्हें। इतने सालों बाद अपने पापा को देखते ही नव्या को अपना खुशहाल बचपन याद आ गया। पकड़ लिया, चलो। लेकिन इसके बाद शेखर ने जो कहा वो सुनकर उसके होश उड़ गए। पापा, तुम्हें यहाँ से मैंने दूर भेजा था ताकि तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो सके, ताकि तुम सॉरी फील करो, अपनी हरकतों पे शर्मिंदा हो सको, ताकि ये। पापा क्या कह रहे हैं आप? आरव मेरा बेटा है। तो रखो अपने पास। इस औलाद को तुम्हारी मेरे पास लाने की हिम्मत कैसे हुई? पापा प्लीज स्टॉप इट। यू स्टॉप नाउ। तुम्हें क्या लगा था कि तुम इस बच्चे को लेकर यहाँ पर आओगी और मेरा मन इसे देख के पिघल जाएगा? मैं इसे देखकर सब कुछ भूल जाऊंगा वो बेइज्जती जो मेरी तुम्हारे कारण हुई थी। डैड प्लीज काम डाउन। चलिए आइए बैठिए। प्लीज जोर से मत बोलिए डैड, आपका बीपी बढ़ जाएगा। बैठिए। अब आएगा मजा। लीजिए पानी पीजिए। काम डाउन। आफ्टर ऑल ही इज योर ग्रैंडसन। जो मेरा ग्रैंडसन नहीं है और ना ही कभी हो सकता है। तेरा परिवार इस बच्चे को कभी एक्सेप्ट नहीं करेगा नव्या। ये बात तुम जिंदगी भर मत भूलना। तो मैं भी यहाँ पे अपने बच्चे को एक्सेप्ट करने की गुहार लेकर नहीं आई हूँ। मैं यहाँ एंगेजमेंट अटेंड करने आई हूँ। वो अटेंड करूंगी और यहाँ से चली जाऊंगी। करो, बिल्कुल करो। इनफैक्ट मैंने तुम्हें बुलाया है एंगेजमेंट के लिए, लेकिन मेरी भी एक शर्त है। इस सगाई में केवल तुम वेलकम हो। ये बच्चा उस इवेंट में नहीं आ सकता और मैं तुम्हारी वजह से और बेइज्जती सहन नहीं कर सकता। तो ठीक है, ये एंगेजमेंट आप सबको ही मुबारक हो। कांग्रेचुलेशंस कनिका एंड ऋषि। नव्या अपने पापा से मिलने जरूर आई थी, पर उसे ये एहसास हो गया था कि अब उसे इस परिवार से दूर ही रहना चाहिए। ऋषि ने नव्या से उस रात के बारे में बात करनी शुरू कर दी। उसी का बच्चा है जो एयरपोर्ट पर आया था या किसी और का? तुम्हें क्या फर्क पड़ता है अब इस बात से? तुम्हें पता भी है कि उस रात मेरे साथ क्या हुआ था? तुम्हें पता भी है कि मुझे किसने फंसाया था? बोलो क्या हुआ था उस रात? नव्या ने मन बना लिया था कि वो सारी सच्चाई ऋषि को बता देगी। बोलो नव्या। उस रात। हे बेबी। ये आवाज सुनते ही नव्या ने खुद को सच बताने से रोक लिया। कनिका की चाल नव्या समझ चुकी थी। वो जानती थी कि कनिका ने ऋषि को अपने प्यार में अंधा कर दिया है, इसलिए वो चाहे कितनी बार भी सच बोलने की कोशिश कर ले, ऋषि उस पर कभी भरोसा नहीं करेगा। बिल्कुल सही टाइम पे आई हो कनिका, हमेशा की तरह। नव्या, तुम अपनी बहन से ऐसे कैसे बात कर सकती हो? वो आई है सही वक्त पर। जो तुम चली गई थी वही थी मेरे साथ। जो तुमने तोड़ दिया था उसी ने जोड़ा। तुम्हें उसे थैंक्स कहना चाहिए। करेक्ट, मुझे कनिका को थैंक्स बोलना चाहिए और मैं थैंक्स बोलूंगी। थैंक यू सो मच कनिका फॉर एवरीथिंग। और अब मुझे नहीं लगता कि तुम्हें मुझसे कोई सवाल करना चाहिए। आप दोनों की सगाई हो रही है ना, तो आप दोनों खुश रहिए एंड प्लीज फॉर गॉड सेक लीव मी अलोन। देखा इसका एटीट्यूड। बेबी छोड़ो ना, हम अपने एंगेजमेंट में ध्यान देते हैं ना। वैसे भी इनका ध्यान रखने के लिए पापा काफी है।
उन्होंने डेफिनेटली इनके बारे में कुछ सोचा होगा, है ना? इस औलाद को तुम्हारी मेरे पास लाने की हिम्मत कैसे हुई जो मेरा ग्रैंडसन नहीं है और ना ही कभी हो सकता है। सगाई में केवल तुम वेलकम हो, ये बच्चा उस इवेंट में नहीं आ सकता। मम्मा, नानू नहीं चाहते हैं ना कि मैं पार्टी में आऊं? मेरा बच्चा। उसकी उम्र भले ही कम थी, लेकिन उसे ये तो समझ आ ही गया था कि उसे यहाँ पर दादी के अलावा और कोई भी पसंद नहीं कर रहा था। उसकी ये फीलिंग देखकर नव्या के दिल के टुकड़े हो गए थे। क्या कभी ऐसा हुआ है कि मम्मा अपने बच्चे के बिना किसी पार्टी में गई हो? नानू थोड़ा गुस्से में थे ना, इसलिए उन्होंने ऐसे कह दिया। लेकिन तुम हमेशा एक बात ध्यान रखना, मम्मा कहीं भी जाएगी अपने बच्चे के साथ जाएगी। चॉकलेट? नव्या ने आरव को तो बहला दिया था, लेकिन उसके मन में अभी भी उथल पुथल मची हुई थी। एक तरफ उसे अपने परिवार की नफरत झेलनी थी और दूसरी तरफ उसे आरव के कोमल मन का ध्यान भी रखना था। बस जल्दी से ही 1-2 दिन निकल जाए, फिर मैं अपने बच्चे को लेके अपनी दुनिया में चली जाऊंगी। नव्या आरव को लेकर अपने दादी के घर पहुंची। दादी ने नव्या और आरव को ढेर सारा प्यार दिया जो वो अपने पापा से एक्सपेक्ट कर रही थी। आज एंगेजमेंट पार्टी थी। ऋषि शेखावत और कनिका सिन्हा की सगाई होने वाली थी। इस पार्टी में देश के जाने माने लोग और बड़े बड़े बिजनेसमैन भी शरीक होने वाले थे। उनमें से एक था मिस्टर आलूवालिया। उनकी उम्र 45 साल की थी, इसीलिए बिजनेस में उनके इतने सालों के एक्सपीरियंस से हर कोई प्रभावित था। शेखर अंकल, आपने मुझे बुलाया? यस, अंदर आओ। अरे क्या अंकल अंकल लगा रखा है? कॉल मी डैड बेटा। ऋषि, आज का दिन मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये शादी एक शादी नहीं बल्कि हमारे फैमिली बिजनेस को मजबूत करने का तरीका भी है। आज मैं तुम्हें अपनी सबसे प्रीशियस डॉटर देने जा रहा हूँ। आई होप कि तुम उसका अच्छे से ख्याल रखोगे। आप बेफिक्र रहिए डैड, मैं कनिका का अच्छे से ख्याल रखूंगा। आज पार्टी में कुछ खास गेस्ट आने वाले हैं। मिस्टर आलूवालिया, उनसे मिलने कई लोग आएंगे। बड़ी मुश्किल से वो यहाँ आने के लिए राजी हुए हैं और तुम तो जानते हो कि उनसे रिश्ता बनाने के लिए लोग बस एक मौका ढूंढते हैं और आज की पार्टी में उन्हें ये मौका मिल जाएगा। ध्यान रहे, उन्हें किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। श्योर डैड। आज पार्टी में नव्या भी आने वाली है। आपको लगता है वो आएगी? आएगी, जरूर आएगी। मैंने उसे बुलाया है, वो मेरी बात टाल नहीं सकती। इनफैक्ट मेरे एक फोन कॉल पे वो भागते हुए चंडीगढ़ आ गई। वो पार्टी में जरूर आएगी, आई नो। बस आज वो कोई प्रॉब्लम ना क्रिएट करे। कनिका आज खुशी से फूली नहीं समा रही थी। उफ, सच ए ड्रीमी एंट्री। आई विश मेरे लिए भी कोई ऐसा ही अमीर राजकुमार आता। ऐसा राजकुमार पाने के लिए ना बड़ा चालाक बनना पड़ता है। क्या मतलब? अरे तुझे नहीं पता? ये राजकुमार इसकी बड़ी बहन का फियांसे था। इसने अपनी बहन को घर से भगाया और अब उसी के फियांसे से शादी कर रही है। अरे हाँ, सालों हो गए नव्या को देखे हुए। इस सिन्हा परिवार ने न जाने कहाँ गायब कर दिया उसे। अरे मैंने तो सुना था 6 साल पहले नव्या और ऋषि की शादी होने वाली थी, फिर अचानक क्या हो गया? कहाँ चली गई? ये शिखा ने भी तो वैसा ही किया था। शादीशुदा मिस्टर सिन्हा को उनकी वाइफ से दूर करके खुद उनसे शादी कर ली थी। क्या पता इसकी बेटी कनिका ने भी बेचारी नव्या के साथ वैसा ही कुछ किया हो। आज अगर वो होती, इस कनिका की तरफ कोई देखता भी नहीं। उसकी पर्सनैलिटी के आगे कनिका कभी दिखाई नहीं दी, इसीलिए तो जलती है कनिका अपनी बड़ी बहन से। नव्या का तो और ही कुछ अलग है। मेहमानों के बीच कनिका और नव्या को लेकर कंपैरिजन की बातें हो रही थी। अरे मिस्टर सिन्हा, आपकी बड़ी बेटी दिखाई नहीं दे रही, कहाँ है वो? जहां तक मुझे याद है, ये ऋषि शेखावत वही है ना जिसके साथ आपकी बड़ी बेटी की शादी होने वाली थी।
ये बात जोर से उठते ही सन्नाटा छा गया था। मेहमानों के बीच हो रही बातों से शेखर का खून खौल रहा था कि तभी नव्या के आते ही सिन्हा परिवार के होश उड़ जाते हैं। शेखर के बार बार मना करने के बाद भी नव्या आरव को एंगेजमेंट पार्टी में लेकर आई थी। शेखर दिल मिलाकर नव्या की ओर जाता है। तुम यहाँ इस लड़के के साथ क्या कर रही हो? तुम जानबूझ के अपनी बहन की सगाई खराब कर रही हो ना? इस लड़के का नाम आरव है पापा, और आरव मेरा बेटा है। और वैसे भी पापा, आपने मुझे बैंगलोर से सगाई अटेंड करने के लिए बुलाया ना, सो आई एम हियर। नव्या, मैंने तुमसे कहा था ये लड़का तुम्हारे साथ नहीं आ सकता। इसे अभी के अभी यहाँ से भेजो, वरना मैं इसका हाथ पकड़ के यहाँ से बाहर निकाल दूंगा। मेरे बेटे को कोई छू भी नहीं सकता है, और अगर आप नहीं चाहते कि हम यहाँ रहे तो मैं खुद यहाँ से चली जाती हूँ। दीदी, दीदी स्टॉप। दीदी तुम भी ना, तुम्हें तो पता है डैड गुस्से में तो 4 शब्द ज्यादा भी कह दिया तो तुम क्या सच में चली जाओगी? हाँ, वो क्या है ना दीदी, तुम्हें देख करके 6 साल पहले जो कुछ भी हुआ वो सब याद आ जाता है डैड को। ये सब कुछ कनिका ने किया है, कनिका ने मुझे फंसाया। एकदम चुप, अब एक शब्द और नहीं। देख रहे हो अपनी बेटी की हरकतें? एक तो शेखावत परिवार के सामने हमारी इतनी इंसल्ट करवाई, ऊपर से माफी मांगने की जगह मेरी बेटी को मारने चली है। निकल जाओ अभी के अभी इस घर से। अब सिन्हा परिवार से तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं। पापा, मेरी सिर्फ एक ही बेटी है, कनिका। पता नहीं क्या कुछ नहीं सहा उन्होंने, थोड़ा गुस्सा है। तुम गुस्सा थोक दो ना। आज मेरी एंगेजमेंट है। आई नीड योर ब्लेसिंग्स। उसका चेहरा देखकर नव्या समझ गई थी कि वो क्या साबित करना चाहती थी। डैड, आप ही समझाइए ना दीदी को। मेरी बातों का तो जैसे असर ही नहीं होता इन पे। शेखर गुस्से में आरव की तरफ देख रहा था। फिर अचानक उसका ध्यान मिस्टर आलूवालिया पर गया। उसने अपने दिमाग को ठंडा किया। ठीक है, तुम रुक सकती हो, लेकिन एक किनारे चुपचाप खड़ी रहना। मैं नहीं चाहता तुम्हारा बेटा आरव यहाँ वहाँ घूमे और लोग इसे देख के 10 सवाल करें। क्या नव्या मान लेगी शेखर की बात? क्या चल रहा था शेखर के दिमाग में? क्या मिस्टर आलूवालिया के साथ मिलकर कोई और साजिश रचने वाला है शेखर नव्या के खिलाफ? मिस्टर आलूवालिया, ये मेरी बेटी नव्या है। अगर आप हाँ गए तो मैं अभी रिश्ता पक्का कर दूं। मिस्टर आलूवालिया, मुझे नहीं पता पापा ने आपसे क्या बात की है, बट लेट मी टेल यू वन थिंग, मुझे आपसे शादी नहीं करनी है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मैं एक सिंगल मदर हूँ या आरव मेरी वीकनेस है इसलिए मैं आपसे शादी कर लूंगी, तो आप बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। आरव मेरी वीकनेस नहीं है, वो मेरी स्ट्रेंथ है, और उसकी परवरिश करने के लिए मुझे किसी की जरूरत नहीं है। जो ड्रिंक पापा ने मुझे ऑफर की थी उसमें नशे की गोली थी, जिसकी वजह से मैं बेहोश हो गई। मेरी आंख खुली तो मैं अस्पताल में थी और आरव मेरे साथ नहीं था। आरव? 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 एक्सक्यूज मी, आपने मेरे बच्चे को देखा है क्या? छोड़ा। लेटर पढ़कर जैसे मेरी दुनिया ही खत्म हो गई। वो लेटर मेरे पापा ने छोड़ा था और उसमें लिखा था, तुम्हारा बेटा हमारे कब्जे में है, अगर उसकी सलामती चाहती हो तो शादी के पेपर्स पर साइन करके हमारे घर आ जाओ। मैंने हिम्मत जुटाई, पर मैं इस शहर में किसी को नहीं जानती थी। तभी मुझे अविनाश आहूजा का ख्याल आया और मैंने उसको फोन किया। हेलो हेलो, मैं नव्या बोल रही हूँ। अविनाश जी, मुझे आपकी हेल्प की जरूरत है। मेरे बच्चे आरव, उसको किसने किडनैप कर लिया है। प्लीज मेरी हेल्प कीजिए, प्लीज प्लीज। नव्या, नव्या तुम बिल्कुल चिंता मत करो, आरव को कुछ नहीं होगा। मैं अभी फ्लाइट लेकर रात तक वहां पहुंचता हूँ। हेलो हेलो। मेरी आखिरी उम्मीद अविनाश भी इस वक्त इस शहर में नहीं था।
पर मुझे किसी भी हाल में मेरे बेटे आरफ को बचाना था। बिल्कुल भी चालाकी मत करना प्लीज। ये तो मेरे बेटे को बचाने के चक्कर में एक बेटी को अपने बाप पे गोली चलानी पड़ेगी। प्लीज पापा, बिल्कुल जल्दी आओ बेटा, मामा के पास आओ, जल्दी जल्दी आओ, जल्दी आओ। और कितना तड़पाओगी नव्या? मेरी दोनों ओर खतरा मंडरा रहा था, पर आरफ के लिए सब कुछ जायज था। इसलिए मुझे मजबूरन आलूवालिया से शादी करने के लिए मैरिज पेपर्स पर साइन करना पड़ा। वक्त भी कितना जल्दी बदलता है ना नव्या। 6 साल पहले तुम ऋषि के साथ थे और अब देखो तुम आलूवालिया के साथ। वैसे आलूवालिया की दूसरी बीवी कहाँ गई, किसी को कुछ नहीं पता। तुम जरा बच के रहना ना नव्या। तुम भी जरा बच के रहना करने का, क्योंकि ऋषि तुमसे शादी कर रहा है मेरी प्रॉपर्टी के लिए। कहीं उसको प्रॉपर्टी मिलने के बाद वो तुमको ना छोड़ दे। मेरी बात ध्यान से सुन लो, आलू वाले से शादी करने में ही हम सबकी भलाई है। चलो। नहीं पापा, चलो चलो। सब लोग मेरी बर्बादी का तमाशा देख रहे थे और कनिका ऋषि का हाथ पकड़े हंस रही थी। मेरे अंदर लड़ने की ताकत नहीं थी। शादी के फेरे लेते हुए बस मुझे आलूवालिया की हंस भरी आंखें दिखाई दे रही थी। मैं रोते हुए शादी का आखिरी फेरा ले रही थी कि तभी आरफ, मम्मा, तू ठीक है ना? हाँ? मम्मा, अब आपको शादी करने की जरूरत नहीं है। मुझे ये शादी नहीं करनी। ये क्या नाटक है नव्या? तुम्हारे बेटे को तुम देखना चाहती हो या नहीं? बहुत हो गया, अब मैं आपसे बिल्कुल नहीं डरने वाली पापा। और मेरे बेटे को कोई छू भी नहीं सकता है। आरफ, जल्दी आओ। सब देख रहे हैं नव्या, लोग देख रहे हैं। अभी भी समझ जाओ, उन्हें बहुत भारी पड़ेगा। पहले तो मेरे बच्चे को किडनैप किया, फिर मेरी जबरदस्ती शादी करवा रहे हो, और अब अच्छा बनने का ढोंग कर रहे हो पापा। इतनी बड़ी बेइज्जती, और वो भी एक की औरत के लिए। मिस्टर सिन्हा, द डील इज ऑफ। मिस्टर आलूवालिया, मिस्टर आलूवालिया, मिस्टर आलूवालिया। अरे बाप हूं तेरा, मेरी जिंदगी बनाने जा रहा था। बाप नहीं, हैवान है आप, जो मेरी शादी इतने घटिया इंसान से करवाने जा रहे थे आप। अगर मैं हैवान हूं ना, तो तुम मेरे को दूध में धूली नहीं हो। अरे जिस बच्चे को तुम अपना खून कह रही है ना, वो किसी साले चाक गुंडे की करतूत है। आप ठीक कह रहे पापा, मुझे तो इससे अपनी सौतेली बहन कहते हुए भी शर्म आ रही है। इसके लिए आपने इतना अच्छा रिश्ता ढूंढा था, और इसके तेवर तो देखो। तू और तेरा बच्चा मेरे हाथों से बचोगे नहीं। अगर किसी ने उस बच्चे को हाथ भी लगाया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मुझे अविनाश में एक सहारा दिखता था और मैं उसके गले से लिपट गई। पर तभी मुझे एक जानी पहचानी सी खुशबू आई। ये उसका स्पेशल परफ्यूम है। और जैसे मुझे इस खुशबू के बारे में याद आया, मेरे पैरों तले से जमीन ही निकल गई। ये खुशबू बिल्कुल वैसी ही थी। नव्या, क्या तुम मुझसे शादी करोगी अभी इसी वक्त? नव्या इससे पहले कि अविनाश के सवाल का जवाब देती, उसकी आंख खुली और उसने अपने आप को हॉस्पिटल में पाया। ये सब शायद दवाइयों का असर था, जो उसे अजीब अजीब से सपने आ रहे थे। नव्या को समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ बीते दिनों क्या हुआ था।
उसे कुछ अच्छे से याद नहीं आ रहा था। वो झट से उठकर बैठ गई और आवाज लगाई, आरव। पर उसने देखा कि उसके पास आरव नहीं था। उसके सामने शेखर मौजूद था, जो उसके होश में आने का इंतजार कर रहा था। आरव कहाँ है? नव्या ने सबसे पहला सवाल किया। होश आ गया तुम्हें? कैसा फील हो रहा है अब? शेखर ने दबी हुई आवाज में पूछा। ये सुनकर नव्या को इरिटेशन हो रही थी। मैं जानती हूँ कि आपको मेरी लाइफ, मेरी हेल्थ और मेरे बेटे से कोई मतलब नहीं है, इसलिए ये दिखावा बंद करिए और बताइए कि मेरा बेटा आरव कहाँ है। ये सुनकर शेखर के चेहरे पर गुस्से की बजाय हंसी थी। मैं सच में तुम्हारी तबीयत के बारे में पूछ रहा हूँ। मुझे मेरे सवाल का जवाब चाहिए। मेरा बेटा कहाँ है? नव्या कमजोर कदमों से बाहर की तरफ जाने लगी, लेकिन आरव कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। नव्या तुरंत शेखर के पास आई और उसे घूरते हुए पूछा, मेरा बेटा कहाँ है? क्या किया है आप लोगों ने उसके साथ? ये सुनकर शेखर और जोर से हंसने लगा। क्या किया है? अरे वो हमारा ग्रैंडसन है, हम उसके साथ क्या करेंगे? अभी तो कनिका उसे बाहर लंच के लिए ले गई है, आ जाएगा वापस। ये सुनकर नव्या का मन घबरा रहा था। वो जानती थी कि उसका परिवार उसके और आरव के बारे में कभी अच्छा नहीं सोच सकता है। कल तक तो आपको ग्रैंडसन शब्द सुनने में भी दिक्कत हो रही थी, और आज आरव आपका ग्रैंडसन हो गया। आप लोग क्या करना चाह रहे हैं? आरव कहाँ है? उसे अभी के अभी वापस बुलाइए। नव्या ने इस बार चिल्लाते हुए कहा। अरे शांत हो जाओ, आरव को मैं अभी के अभी वापस बुला लूंगा, लेकिन मेरी बस एक शर्त है। ये सुनकर नव्या अंदर तक हिल गई थी। उसने कभी भी नहीं सोचा था कि उसका अपना परिवार उसके बेटे का सौदा करेगा। अविनाश आहूजा, उससे मेरी मीटिंग करवानी है। एक बार वो हमारा बिजनेस पार्टनर बन जाए, उसके बाद मैं आरव को तुम्हारे पास भेज दूंगा। ये सुनकर नव्या बेड पर बैठ गई थी। आप ये क्या कह रहे हैं पापा? हाँ, मतलब सिर्फ पार्टनरशिप की ही बात है। एक बार वो हो जाए, फिर आरव तुम्हारे पास। पापा, आरव को वापस बुलाइए अभी के अभी। मुझे आपकी कोई शर्त मंजूर नहीं है, ना ही मैं आपकी कोई बात मानने वाली हूँ। मुझे सिर्फ और सिर्फ अपना बेटा चाहिए। नव्या ने गुस्से में शेखर को घूरते हुए कहा। देखो, अगर ऐसा है तो भूल जाओ कि तुम आरव को यहाँ से ले जा पाओगी। कोई बात नहीं, उसे यहीं हमारे पास छोड़ दो। वैसे भी एक सिंगल मदर की परवरिश से ज्यादा अच्छी एक परिवार की परवरिश होती है। आखिरकार वो हमारा ग्रैंडसन है। मैं कैसे अविनाश से बात करूंगी? मैं तो उसे जानती तक नहीं। मुझे तो ये भी नहीं पता कि वो कहाँ रहता है। मैं कहाँ ढूंढूंगी उसे? नव्या ने सोचा और अपना सिर पकड़कर बैठ गई। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। तुम्हारे पास समय जरा कम है। जितनी जल्दी ये काम करोगी, आरव के लिए उतना अच्छा होगा, शेखर ने कहा और वहां से चला गया। उसने एक बार भी मुड़कर नव्या की हालत नहीं देखी। नव्या रोते हुए अकेले हॉस्पिटल के बेड के पास खड़ी हुई थी। नहीं, मुझे आरव को जल्द से जल्द वापस बुलाना होगा। मैं उसे कनिका के साथ थोड़ी देर भी नहीं छोड़ सकती। वो आरव को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती है। पता नहीं वो उसके साथ क्या। मैं कोई रिस्क नहीं ले सकती। मुझे जल्द से जल्द अविनाश आहूजा को ढूंढना होगा, उससे बात करनी होगी। नव्या ने हड़बड़ाते हुए अपने आंसू पोंछे और अपने अंदर हिम्मत जुटाई। उसने तेजी से अपना फोन उठाया और तुरंत अविनाश के बारे में सर्च करना शुरू कर दिया। पूरे रास्ते आरव की चिंता करते हुए वो जैसे तैसे ऑटो से अविनाश के ऑफिस के बाहर पहुंची। उतरते ही उसने देखा कि उसके सामने एक चमचमाती कांच की बिल्डिंग है। वो दौड़ती हुई ऑफिस के अंदर जा रही थी, पर उसे गार्ड ने बाहर ही रोक लिया। रुकिए मैडम, आप ऐसे अंदर नहीं जा सकती। किससे मिलना है आपको? गार्ड ने पूछा। देखिए, मुझे अविनाश आहूजा से मिलना है। मेरा उनसे मिलना बहुत जरूरी है, नव्या ने घबराहट से कहा। आपके पास कोई अपॉइंटमेंट है? गार्ड ने पूछा। ये सुनकर नव्या और घबरा गई। नहीं, मेरे पास अपॉइंटमेंट नहीं है, पर मेरा उनसे मिलना बहुत जरूरी है। प्लीज आप एक बार अंदर इन्फॉर्म तो कर दीजिए। नहीं मैडम, हम बिना अपॉइंटमेंट के आपको अंदर नहीं जाने दे सकते। क्या करूं मैं? अगर मैं अविनाश से नहीं मिली तो पापा आरव को वापस नहीं बुलाएंगे। नहीं, मुझे जल्द से जल्द अविनाश से मिलना होगा। नव्या बार बार ये सोचकर ऑफिस के गेट के अंदर देख रही थी, पर फिर उसकी नजर गार्ड पर पड़ी। वो समझ गई थी कि
वो कितनी भी कोशिश कर ले, गार्ड उसे अंदर नहीं जाने देगा। नव्या खड़ी तो बाहर थी, लेकिन उसकी नजर गेट के अंदर थी। वो झांक झांक कर ऑफिस के अंदर देख रही थी, लेकिन उसे अविनाश की झलक तक नजर नहीं आ रही थी। मैं अविनाश से बिना मिले यहाँ से नहीं जाऊंगी, यहीं बाहर बैठकर उसका वेट कर लेती हूँ, नव्या ने खुद से कहा, और मेन गेट के बाहर लगी बेंच पर वो चुपचाप बैठ गई। जैसे ही नव्या ने एक और बार पीछे मुड़कर ऑफिस की ओर देखा, उसे दिखाई दिया कि अविनाश तेजी से कार का दरवाजा खोलकर उसके अंदर बैठ रहा था। लगता है अविनाश कहीं जा रहा है, मुझे उससे मिलना है, कहते हुए नव्या कार के पास जाने लगी, लेकिन उसके पहुंचने से पहले ही कार वहां से निकल गई। नव्या ने देखा कि अविनाश कार के अंदर फोन पर बात करने में बिजी था, इसलिए उसका ध्यान नव्या पर गया ही नहीं। अविनाश, अविनाश रुको, प्लीज स्टॉप, कहते हुए नव्या कार के पीछे भागी, लेकिन उसके भारी गले की आवाज अविनाश तक नहीं पहुंची। तभी नव्या ने कुछ सोचा और तेजी से दौड़ते हुए आगे आने लगी। जैसे ही कार राइट टर्न लेकर वहां से निकलने वाली थी, नव्या दौड़ते हुए अचानक कार के सामने आकर खड़ी हो गई। कार नव्या से 4 इंच की दूरी पर रुक गई। What the hell? ये लड़की, शशांक ने कहा और गुस्से में गाड़ी से उतर के नव्या के पास आया। आपको हम लोगों से कोई प्रॉब्लम है क्या? आप इस तरह से हमारी गाड़ी के नीचे क्यों आना चाहती थी? देखिए, मुझे मिस्टर आहूजा से मिलना है अभी। ये सुनकर शशांक हैरान रह गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इतनी सारी हरकतें करने के बाद नव्या फिर से अविनाश से मिलना चाहती थी। शशांक ने पलटकर कार की ओर देखा। सर की अभी एक इम्पोर्टेंट मीटिंग चल रही है, मुझे नहीं लगता वो आपसे अभी मिल पाएंगे, शशांक ने कहा। देखिए, आप समझ नहीं रहे हैं, मेरा उनसे मिलना बहुत जरूरी है, नव्या ने घबरा कर कहा। उसकी सांसें फूल रही थी और माथे से पसीना टपक रहा था। उसकी हालत देखकर शशांक भी सोच में पड़ गया। लेट मी सी, कहकर शशांक कार के पास गया। थैंक यू सो मच, नव्या ने खुशी से कहा। उसे शशांक की हाँ के साथ आरव के वापस मिलने की उम्मीद मिल गई थी। शशांक कार के पास गया और अविनाश के पास वाली विंडो को नॉक किया। जैसे ही अविनाश ने खिड़की नीचे की, शशांक ने नव्या की ओर इशारा करते हुए कहा, सर, वो लेडी आपसे मिलना चाहती है। अविनाश ने अपना सिर टेढ़ा करके शशांक के पीछे देखा तो वहां पर नव्या खड़ी थी। ये फिर से, उसके मुंह से निकला। अविनाश ने अपना सिर नीचे किया और अपनी घड़ी की ओर देखकर कहा, क्लाइंट हमारा वेट कर रहे होंगे, अभी ये मीटिंग इंपॉर्टेंट है। कुछ सेकंड्स सोचने के बाद उसने अपनी कड़क आवाज में शशांक से कहा, उससे कह दो मैं नहीं मिल पाऊंगा अभी, आई एम बिजी। नहीं, अगर वो मेरी हेल्प नहीं करेगा तो मैं आरव को वापस कैसे बुलाऊंगी? मिस्टर आहूजा, प्लीज लिसन टू मी, नव्या ने जोर से चिल्लाते हुए कहा। पर उसके सामने से अविनाश की कार फिर से गुजरने लग गई। इस बार नव्या फिर से गाड़ी के सामने आ गई। वो पीछे की तरफ जा रही थी और कार उसकी तरफ, लेकिन ना शशांक रुक रहा था और ना ही नव्या गाड़ी के सामने से हट रही थी। मिस्टर आहूजा, प्लीज, आई विल टेक ओनली 5 minutes, इट्स अर्जेंट, प्लीज लिसन टू मी, एक बार मुझसे मिल लीजिए। सर, क्या करना है? ऐसा लग रहा है जैसे सच में कुछ बहुत अर्जेंट मैटर है, शशांक ने कुछ सोचते हुए कहा। अविनाश ने अपना सर उठाया और फिर एक बार नव्या को सर से पैर तक ध्यान से देखा। उसकी कमजोरी और परेशानी उसके चेहरे से झलक रही थी। रोक दो गाड़ी, अविनाश ने भारी आवाज में कहा। ये सुनते ही शशांक ने तेजी से ब्रेक लगा दी। जैसे ही कार रुकी, नव्या की उम्मीद फिर से जाग गई। मुझे आपकी मदद चाहिए, मेरा बेटा आरव, ही इज इन डेंजर। क्या हुआ है? अविनाश ने पूछा। आरव, उसे मेरे पापा ने कहीं छुपा लिया है, मैं नहीं जानती वो कहाँ है। उसे वापस लाने के लिए मुझे आपकी मदद चाहिए, प्लीज। देखिए, बदले में आपको जो भी चाहिए मैं देने को तैयार हूं, एनीथिंग यू वांट, उसने नव्या को चिढ़ाते हुए कहा। एनीथिंग आई वांट, नव्या ने अपनी आंखें बंद की और अपने आप को अविनाश से पीछे कर लिया। उसे एक पल में एहसास हो गया जैसे उसने यहां पर आकर बहुत बड़ी गलती कर दी थी। सॉरी, पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगा जैसे आप मेरी सिचुएशन समझेंगे।
मेरे बेटे को बचाने में मेरी हेल्प करेंगे, पर आपने मुझे बता दिया कि मैं कितना गलत सोच रही थी। माफ करना, मुझे यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। आपने मुझे अपने कीमती 5 मिनट दिए, उसके लिए थैंक यू। भारी गले से इतना सब कुछ कहकर नव्या गाड़ी से उतर गई। क्या है इस लड़की में जो... एनीवेज, शशांक, लेट्स मूव। उसके इतना कहते ही शशांक ने गाड़ी स्टार्ट की और इस बार नव्या के सामने से वो लोग वहां से निकल गए। नव्या अब बिल्कुल अकेली थी। उसके पास मदद करने के लिए कोई भी नहीं था। अपने बेटे को बचाने के लिए मैं किसी और का इंतजार नहीं कर सकती। अब मुझे ही कुछ करना होगा। कुछ देर तक वो वहीं खड़ी होकर सोचती रही कि उसे कहाँ जाना चाहिए। फिर उसके दिमाग में एक आइडिया आया। पापा ने अगर आरव को छुपाया है तो हो सकता है कि आरव उनके घर में ही कहीं हो सकता है कि उसे किसी कमरे में छुपाया हो। मुझे सबसे पहले आरव की तलाश वहीं से शुरू करनी चाहिए। ये सोचकर नव्या ने तुरंत वहां से गुजरता हुआ एक ऑटो किया और उसमें तेजी से बैठ गई। वो ऑटो सीधा सिन्हा पैराडाइज के सामने जाकर रुका। मैं मेन गेट से तो अंदर नहीं जा सकती, नव्या ने सोचा। फिर उसे वो रास्ता याद आया जिससे वो बचपन में कई बार जाया करती थी। ये सोचकर नव्या बाहर खड़े गार्ड से छुपते छुपाते पैराडाइज के पीछे वाले दरवाजे पर पहुंच गई। उसने पीछे वाले बगीचे से दबे पांव सिन्हा पैराडाइज के अंदर कदम रखा। लगता है कोई आ रहा है। किसी ने मुझे यहाँ देख लिया तो आरव के लिए मुसीबत हो जाएगी। सोचते हुए नव्या ने खुद को एक पेड़ के पीछे छुपा लिया। डर के कारण उसकी सांसें तेज थीं और तभी उसे कनिका की आवाज आई। आई एम सो टायर्ड बेबी। तो आओ थोड़ा रेस्ट कर लो, ऋषि ने बड़े ही पोलाइट अंदाज में कहा। नव्या पेड़ के पीछे से छुपकर ऋषि और कनिका की बातें सुन रही थी। गुस्से से उसकी मुट्ठियां बंद गई थी। जो बातें आज ऋषि कनिका के साथ कर रहा था, ठीक वैसी ही बातें वो 6 साल पहले नव्या से किया करता था। ये सोचकर ही नव्या को इरिटेशन हो रही थी। उसे वो पल याद आ रहा था जब वो अपने प्यार की भीख मांग रही थी और ऋषि ने उस पर दिन का भर भी भरोसा नहीं किया। और वैसे भी रेस्ट करने का टाइम कहाँ है? डैड ने उस तूफानी बच्चे की जिम्मेदारी जो दे रखी है वो वहाँ होटल में है। अगर वहाँ कोई भी प्रॉब्लम हुई तो पापा मुझे छोड़ेंगे नहीं। कनिका के मुंह से ये सुनकर अचानक नव्या अपने ख्यालों से बाहर आई। आरव के बारे में सुनते ही उसके कान खड़े हो गए थे। होटल में? किस होटल में? अगर कनिका यहाँ है तो आरव वहाँ किसके साथ है? नव्या के मन में ढेरों सवाल घूम रहे थे। नव्या अपने पापा से मिलने जरूर आई थी, पर उसे ये एहसास हो गया था कि अब उसे इस परिवार से दूर ही रहना चाहिए। ऋषि ने नव्या से उस रात के बारे में बात करनी शुरू कर दी, जिसके बाद नव्या गुस्से में सच कहने वाली थी। बोलो, क्या कहना चाहती हो तुम? तुम्हारे साथ गलत हुआ मतलब? क्या हुआ था उस रात? ऋषि ने बड़ी क्यूरियोसिटी से पूछा। उसकी आवाज और हाव भाव में एक अलग सी बेचैनी दिखाई और सुनाई दे रही थी। इससे पहले कि नव्या कुछ और कहती, पीछे से कनिका की रोमांटिक सी आवाज आई। बेबी, तुम वहां क्या कर रहे हो? ये आवाज सुनते ही नव्या ने खुद को सच बताने से रोक लिया। कनिका का चेहरा देखकर नव्या को याद आ गया कि कैसे उसने ये सब कुछ ऋषि को हासिल करने के लिए किया था। कनिका ने आते ही ऋषि की बाहों में बाहें डाल ली और नव्या की ओर देखकर मुस्कुराने लगी। उसने एक ही पल में नव्या को ये एहसास दिला दिया था कि वो चाहे तो भी ऋषि को सच नहीं बता सकती। बिल्कुल सही वक्त पर आई हो कनिका, हमेशा की तरह, नव्या ने कनिका को टॉन्ट करते हुए कहा। ऋषि को कुछ समझ नहीं आ रहा था क्योंकि अभी भी उसे उसके सवालों का जवाब नहीं मिला था। नव्या, तुम अपनी ही बहन से ऐसे कैसे बात कर सकती हो? हाँ, वो आई है सही वक्त पर। जब तुम नहीं थी तब वो थी मेरे साथ। तुमने जो तोड़ दिया था ना, उसे जोड़ा है कनिका ने। तुम्हें थैंक्स कहना चाहिए उसे। थैंक्स? व्हाई नॉट? थैंक यू कनिका, नव्या ने टॉन्ट में हंसते हुए कहा। मुझे नहीं लगता कि अब तुम्हें मुझसे कोई भी सवाल करने चाहिए। तुम दोनों की सगाई होने वाली है ना? यू गाइज एंजॉय प्लीज एंड जस्ट लीव मी अलोन। इतना कहकर नव्या गुस्से में वहां से निकल गई। देखा इसका एटीट्यूड? खैर छोड़ो हनी, हमें भी अपनी एंगेजमेंट पर ध्यान देना चाहिए।
वैसे भी दीदी की चिंता करने के लिए डैड हैं। उन्होंने दीदी के बारे में कुछ सोच रखा है। ये कहकर कनिका धीरे से मुस्कुराने लगी। उधर नव्या कैब में बैठकर वापस दादी के घर के लिए निकल गई थी। उसे रह रहकर अपने पापा की बातें याद आ रही थी। नानू नहीं चाहते कि मैं पार्टी में आऊं? आरव ने उदास चेहरे के साथ नव्या को देखते हुए पूछा। उसकी उम्र भले ही कम थी, लेकिन उसे ये तो समझ आ ही गया था कि उसे यहाँ पर दादी के अलावा और कोई भी पसंद नहीं कर रहा था। उसकी ये फीलिंग देखकर नव्या के दिल के टुकड़े हो गए थे। उसने तुरंत आरव को साइड हग किया और प्यार से कहा, मेरा बच्चा, मम्मा आपके बिना किसी पार्टी में जा सकती है क्या? नानू थोड़े गुस्से में थे, इसलिए उन्होंने ऐसा बोल दिया, पर आपको डरने की जरूरत नहीं है। मम्मा जहां भी जाएगी आपको लेकर ही जाएगी। नव्या ने आरव को बहला तो दिया था, लेकिन उसके मन में अभी भी उथल पुथल मची हुई थी। एक तरफ उसे अपने परिवार की नफरत झेलनी थी, तो वहीं दूसरी तरफ उसे आरव के कोमल मन का ध्यान भी रखना था। आई विश ये 2 दिन शांति से बीत जाएं और इस एंगेजमेंट के बाद मैं आरव को लेकर वापस अपनी दुनिया में चली जाऊं। नव्या ने मन में कहा। वो बस इन दिनों के कटने का इंतजार कर रही थी। उसे नहीं पता था कि उसके परिवार ने उसे यहाँ इतनी आसानी से वापस जाने के लिए नहीं बुलाया था। उसे तो भनक भी नहीं थी कि शेखर ने उसके लिए क्या सोच रखा था। नव्या अपनी दादी के घर आराम से रह रही थी और देखते देखते पलक झपकते कब 2 दिन निकल गए उसे पता भी नहीं चला। आज एंगेजमेंट पार्टी थी। शहर के सबसे बड़े 5 स्टार होटल द राइजिंग स्टार में ऋषि शेखावत और कनिका सिन्हा की सगाई होने वाली थी। इस होटल का नाम ही ये बताने के लिए काफी था कि शेखावत और सिन्हा बिजनेस वर्ल्ड में किस ओहदे पर थे। यही नहीं, इस पार्टी में देश के जाने माने लोग और बड़े बड़े बिजनेसमैन भी शरीक होने वाले थे, जिनमें से एक थे मिस्टर अहलूवालिया। उनकी उम्र 45 साल थी, इसलिए बिजनेस में उनके इतने सालों के एक्सपीरियंस से हर कोई प्रभावित था। तैयार होने के बाद शेखर ने सबसे पहले ऋषि को अपने कमरे में बुलाया। शेखर अंकल, आपने बुलाया मुझे? ऋषि ने दरवाजे पर नॉक करते हुए कहा। यस, अंदर आओ। और ये अभी तक अंकल अंकल क्या लगा रखा है? कॉल मी डैड। शेखर ने मुस्कुराकर कहा। ये सुनकर ऋषि को जरा संकोच जरूर हो रहा था, पर फिर भी उसने हाँ में अपने सिर को हिला दिया। ऋषि, आज का दिन मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये शादी सिर्फ शादी नहीं है, बल्कि हमारे फैमिली बिजनेस को मजबूत करने का एक तरीका भी है। मैं आज तुम्हें अपनी सबसे प्रेशियस डॉटर देने जा रहा हूं। आई होप तुम उसका अच्छे से ख्याल रखोगे। शेखर ने सीरियस आवाज में कहा। आप बेफिक्र रहिए डैड, मैं कनिका का पूरा ख्याल रखूंगा। ऋषि ने मुस्कुराकर जवाब दिया। आज पार्टी में हमारे कुछ खास गेस्ट्स आने वाले हैं। मिस्टर अहलूवालिया से मिलने कई लोग आएंगे पार्टी में आज। बड़ी मुश्किल से वो यहाँ आने के लिए राजी हुए हैं। तुम तो जानते ही हो, उनसे रिश्ते बनाने का लोग एक मौका ढूंढते हैं, और आज कई लोग इस पार्टी को मौका बना देंगे। ध्यान रहे, उन्हें किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। शेखर ने कहा। ऋषि शेखर की हर एक बात अच्छे से समझ रहा था। तभी शेखर ने कुछ ऐसा कहा जिसे सुनकर ऋषि का मूड ही खराब हो गया। आज नव्या भी आने वाली है, शेखर ने कहा। आपको लगता है वो आएगी? ऋषि ने हैरानी से पूछा। जरूर आएगी, मैंने बुलाया है उसे। वो मेरी बात नहीं टालेगी। वो मेरे एक फोन पर भागती हुई चंडीगढ़ वापस आ गई। वो इस पार्टी में जरूर आएगी, आई नो। शेखर ने कुछ सोचते हुए कहा। हाँ, बस आज वो कोई प्रॉब्लम ना क्रिएट करे। ऋषि ने गहरी सांस लेते हुए कहा। थोड़ी देर बाद सभी गेस्ट्स वेन्यू पर पहुंचने शुरू हो गए थे। कनिका आज खुशी से फूली नहीं समा रही थी। इस दिन के लिए उसने ना जाने कितने पापड़ बेले थे, इसलिए ये खुशी उससे छुपाए नहीं छुप रही थी। रेड कलर के गाउन में उसका फिगर बिल्कुल
शादीशुदा मिस्टर सिन्हा को उनकी वाइफ से दूर कर खुद उनसे शादी कर ली थी। क्या पता इसकी बेटी कनिका ने भी वही किया हो नव्या के साथ। आज अगर वो होती तो इस कनिका की तरफ कोई देखता भी नहीं। उसकी पर्सनालिटी के आगे कभी कनिका दिखाई ही नहीं दी, इसलिए तो जलती है कनिका अपनी बड़ी बहन से। नव्या का तो औरा ही कुछ अलग है। मेहमानों के बीच कनिका और नव्या को लेकर कंपैरिजन हो रहा था। तभी उनमें से किसी एक गेस्ट ने मजाक मस्ती में तेज आवाज में कहा, मिस्टर सिन्हा, आपकी बड़ी बेटी दिखाई नहीं दे रही, कहाँ है वो? जहां तक मुझे याद है ये तो वही ऋषि शेखावत है ना, जिससे आपकी बड़ी बेटी नव्या की शादी होने वाली थी। ये बात जोर से उठते ही मानो पूरे हॉल में सन्नाटा छा गया था। हर किसी का मुंह खुला और आंखें फटी रह गई थी। कनिका का मुस्कुराता चेहरा गुस्से में तब्दील हो गया था और ऋषि को अचानक नव्या याद आ गई थी। मेहमानों के बीच हो रही बातों से शेखर का खून खौल रहा था। इससे पहले कि शेखर इस बात का जवाब दे पाता, अचानक से लोगों ने पीछे पलटकर देखना शुरू कर दिया। वो देखो, नव्या आ गई। ब्लू साड़ी में नव्या आरव का हाथ पकड़े उस पार्टी में आ रही थी। वहां मौजूद हर गेस्ट का ध्यान एक ही पल में नव्या ने अपनी ओर खींच लिया था। वाओ, हाउ ब्यूटीफुल शी इज, वहां खड़े एक गेस्ट ने कहा। नव्या को आरव के साथ देखकर शेखर, कनिका, ऋषि और शिखा का पारा चढ़ गया था। शेखर घूर कर नव्या और आरव को देख रहा था। वो तमतमाते हुए आगे आया और नव्या के सामने खड़े होकर उसे दरवाजे पर ही रोक लिया। तुम यहाँ इस लड़के के साथ क्या कर रही हो? तुम जानबूझकर अपनी बहन की एंगेजमेंट पार्टी खराब करने आई हो ना? शेखर ने नव्या को घूरते हुए कहा। इस लड़के का नाम आरव है और आरव मेरा बेटा है। और वैसे भी आपने तो मुझे बेंगलुरु से इसी सगाई के लिए बुलाया है ना, तो लीजिए, आई एम हियर। नव्या ने भी शेखर की आंखों में देखते हुए कहा, डोंट यू, मैंने कहा था कि तुम इस लड़के को लेकर यहाँ नहीं आ सकती। अभी के अभी इसे यहाँ से भेजो, वरना मैं इसका हाथ पकड़कर इसे यहाँ से निकाल दूंगा। मेरे बेटे को छूने के बारे में सोचिएगा भी मत। अगर आपको मेरे यहाँ होने से इतनी ही दिक्कत है तो ठीक है, मैं चली जाती हूँ। इतना कहकर नव्या वहां से जाने के लिए मुड़ गई, पर तभी पीछे से कनिका की घबराई हुई आवाज आई, दीदी स्टॉप। वो दौड़ते हुए नव्या के पास आई और दिखावटी फिक्र के साथ बोली, तुम भी ना दीदी, डैड गुस्से में है। 2-4 शब्द ज्यादा कह भी दिए तो क्या तुम सच में यहाँ से चली जाओगी? नव्या को उसके एक्सप्रेशंस के साथ साथ उसकी एक एक बात भी फेक लग रही थी। तुम्हें देखकर डैड को सब कुछ याद आ जाता है। तुम जानती नहीं हो 6 साल पहले उन्होंने क्या कुछ सहा है, इसलिए वो फिर से कोई प्रॉब्लम नहीं चाहते। प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड। प्लीज अब गुस्सा छोड़ दो। आज मेरी एंगेजमेंट है एंड आई नीड योर ब्लेसिंग्स। कनिका ने ऋषि का हाथ पकड़ते हुए कहा। उसका चेहरा देखकर नव्या समझ गई थी कि वो क्या साबित करना चाहती थी। ऋषि को आज ऑफिशियली अपना बनाकर कनिका एक बार फिर नव्या को हारता हुआ देखना चाहती थी, इसलिए वो किसी भी तरह से उसे एंगेजमेंट तक रोक रही थी। नव्या चुपचाप कनिका का ये तमाशा देख रही थी। डैड, अब प्लीज आप ही कुछ कहिए ना दीदी से। दीदी आपके रोकने पर ही रुकेगी। मेरी बातों का तो कुछ खास असर हो ही नहीं रहा। कनिका ने मुस्कुराकर कहा। शेखर गुस्से में आरव की तरफ देख रहा था। पार्टी में खड़े लोगों की बातें उसके कानों में गूंज रही थी। फिर अचानक उसका ध्यान मिस्टर अहलूवालिया पर गया। उसने अपने दिमाग को ठंडा किया और कुछ सोचने लगा। उसने नव्या से कहा, ठीक है, तुम रुक सकती हो, लेकिन एक किनारे पर चुपचाप खड़ी हो जाओ। मैं नहीं चाहता तुम्हारा ये बेटा आरव हर जगह घूमे और लोग इसे देखकर 10 सवाल करें। क्या नव्या मान लेगी शेखर की बात? क्या चल रहा था शेखर के दिमाग में? क्या नया मोड़ लाएगी ये पार्टी नव्या की जिंदगी में? ये सब जो अभी हुआ था वो नव्या के ख्यालों की गुत्थी थी। उसे अच्छे से याद था कि किस तरह उसके पिता ने उसके साथ एंगेजमेंट पार्टी में ज्यादती करी थी, किस तरह उन्होंने आरव के खिलाफ बुरे शब्दों का प्रयोग किया था
और आज वही आरव को किसी होटल में छुपाए हुए थे। आरव का नाम सुनते ही ऋषि के तन बदन में मानो आग सी लग जाती थी। उसे एक ही झटके में नव्या का दिया धोखा याद आ जाता था। आई जस्ट हेट दैट किड, ऋषि ने दांत पीसते हुए चिढ़कर कहा। पर इस वक्त वो हमारी फैमिली के लिए इम्पोर्टेंट है, इसीलिए न चाहते हुए भी मुझे उसका ध्यान रखना पड़ेगा। डैड का ऑर्डर है, डोंट टेक स्ट्रेस, मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। कुछ सोचकर ऋषि ने कहा, सच तुम चलोगे मेरे साथ? दैट वुड बी अ ह्यूज हेल्प, कनिका ने कहा और ऋषि को हक कर लिया। इसके बाद दोनों होटल जाने के लिए घर से बाहर निकलने लगे। आरव तक पहुंचने का यही सही मौका है, मुझे जल्द से जल्द इनका पीछा करना होगा, नव्या ने खुद से कहा और उन दोनों के निकलते ही खुद भी पीछे से बाहर निकलकर आगे वाले गेट पर पहुंच गई। उसने छुपकर कनिका और ऋषि को कार से निकलते हुए देखा और उनके जाते ही तुरंत उसने एक ऑटो कर लिया। कुछ देर बाद उसने देखा ऋषि की कार होटल गैलेक्सी के सामने रुकी। कुछ दूरी पर ही नव्या ने ओमेटो रुकवा दी और वहीं पर उतर गई। वो किसी भी तरह का रिस्क नहीं लेना चाहती थी। आखिरकार बात आरव की थी। उसने उतर के देखा तो सामने एक आलीशान होटल था। नव्या ने उनके पीछे जाने की कोशिश की। वहाँ के स्टाफ मेंबर ने उसे रोक लिया। एक्सक्यूज मी मॉम, कैन आई सी योर मेंबरशिप कार्ड? स्टाफ मेंबर ने पूछा। सॉरी, मेरे पास कोई कार्ड नहीं है। उसकी नजर अभी भी ऋषि और कनिका पर थी। देन आई एम सॉरी मॉम, हम बिना मेंबरशिप कार्ड के आपको अंदर जाने नहीं दे सकते हैं, स्टाफ मेंबर ने फॉर्मल तरह से कहा। इसी होटल के 5वें फ्लोर पर एक प्रेसिडेंशियल स्वीट था जहां सिर्फ अमीर आकर ठहरते थे। आज इस कमरे में अविनाश अपने डैड रतन आहूजा और मॉम शिरीन आहूजा के साथ डिनर करने के लिए आया था। शिरीन और रतन कुछ समय से बिजनेस के सिलसिले में लंदन थे। कल ही वो लंदन से वापस चंडीगढ़ आए थे, इसलिए वो सबसे पहले अपने बेटे अविनाश के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहते थे। तुम्हें हमारे साथ लंदन आना चाहिए था, इट वॉज ग्रेट, शिरीन ने कहा। दिखने में स्मार्ट, एलिगेंट और क्लासी शिरीन हमेशा से वर्किंग थी। लाइफ में सब कुछ हासिल किया था, लेकिन अब उनकी बस एक ही चिंता थी, अविनाश की शादी। आई नो मॉम, लंदन जाकर भी आप मेरा पीछा नहीं छोड़ देने वाली थी। मुझे पता है वहाँ भी किसी न किसी लड़की से मिलवाने का प्लान था आपका, अविनाश ने सैलेड खाते हुए कहा। हाँ तो माँ हूँ तुम्हारी, फिक्र होती है मुझे तुम्हारी। रतन तुम ही बोलो, मैं क्या कुछ गलत कह रही हूँ? शिरीन ने परेशान होकर कहा। शिरीन डोंट फोर्स हिम, रतन ने प्यार से कहा। यही वजह है कि ये अब मेरी बात नहीं सुनता। अपने डैड का सपोर्ट जो मिलता है उसे। मॉम प्लीज, अविनाश ने कहा। अभी माना कि पिछले सालों में तुम काफी बिजी थे, इस कंपनी को कहां से कहां पहुंचाया है तुमने, दिन रात मेहनत की तुमने। इस दौरान तुम्हें अपनी लाइफ के बारे में सोचने का टाइम ही नहीं मिला होगा। आई अंडरस्टैंड दैट, लेकिन अब तो सब कुछ स्टेबल है। तुम कंट्री के टॉप बिजनेसमैन में से एक हो, तुम्हारी एक अलग पहचान है। अब तुम्हें आगे के बारे में सोचना चाहिए, शिरीन ने अविनाश को समझाते हुए कहा। एक माँ होने के नाते शिरीन के भी वही अरमान थे जो हर माँ के होते हैं। शिरीन सही कह रही है, कंपनी इज डूइंग वेल नाउ। अब तुम्हें अपनी शादी के बारे में सोचना चाहिए। मुझे तो समझ नहीं आता कि अभी तक तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड कैसे नहीं बनी। ये सुनकर अविनाश ने इरिटेट होकर कहा। डैड, मैं शादी करने से मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं ये सिर्फ करने के लिए नहीं करना चाहता। देयर हैज टू बी इमोशंस। अविनाश ये कह ही रहा था कि तभी उसकी नजर विंडो से बाहर गई। उसने स्वीट के बाहर जो देखा, उसने उसका ध्यान पूरी तरह से अपनी ओर खींच लिया था। ये यहाँ भी, उसने मन में सोचा। अविनाश साफ देख पा रहा था कि नव्या घबराई परेशान सी होटल के बाहर थी। उसी वक्त शिरीन का ध्यान अविनाश की तनी हुई आईब्राउज पर गया। उसने तुरंत पूछा, अवी व्हाट हैपेंड, इज एवरीथिंग ऑलराइट? ये आवाज सुनते ही अविनाश ने वापस अपना ध्यान अपने डिनर पर लगा लिया। नथिंग मच कहकर वो ऐसे प्रिटेंड करने लगा जैसे उसने नव्या को देखा ही नहीं। उसने अपनी नजर नव्या से जरूर हटा ली थी, लेकिन उसके मन और दिमाग में अभी भी वही घूम रही थी। ये यहाँ क्या कर रही है, मेरा पीछा? पर क्यों? चाहती क्या है ये? वो डिनर के वक्त मन ही मन सोच रहा था। यहाँ होटल के बाहर नव्या ने भी विंडो के अंदर अविनाश का चेहरा देख लिया था, लेकिन उसने भी अविनाश से अपना ध्यान तुरंत हटा लिया।
तो वो बस यही सोच रही थी कि आरव को इस होटल से बाहर कैसे निकाले और उससे भी पहले वो खुद इस होटल के अंदर कैसे जाए। तभी उसका ध्यान सामने लगे हुए बोर्ड पर गया जिस पर लिखा हुआ था वी आर हायरिंग वेटर एंड वेट्रेसेस। ये पढ़कर नव्या ने सोच लिया कि उसको क्या करना है। वो तुरंत तेजी से अंदर गई और अंदर जाकर उसने होटल स्टाफ से कहा, मेरे पास यहाँ का मेंबरशिप कार्ड नहीं है, क्योंकि मैं यहाँ वेट्रेस की जॉब के लिए अप्लाई करने के लिए आई हूँ, नव्या ने एक्साइटमेंट से कहा। ये सुनकर रिसेप्शनिस्ट हैरान रह गई। नव्या को देखकर उसे लग नहीं रहा था कि वो वेट्रेस बनना चाहती होगी। उसने असिस्टेंट मैनेजर को बुलाया जिसने आते ही नव्या को सर से पैर तक ध्यान से देखा। आर यू श्योर तुम ये जॉब करना चाहती हो? यस सर, मुझे इस जॉब की बहुत जरूरत है, नव्या ने कहा। पर तुम्हें देखकर नहीं लगता, असिस्टेंट मैनेजर ने कहा। नव्या दिखने में इतनी सुंदर, स्मार्ट और एलिगेंट थी कि किसी का भी इस बात भरोसा कर पाना मुश्किल होता। मैंने पहले भी ये काम किया है, कहकर नव्या ने एक झूठी कहानी मैनेजर को सुना दी। वो बस किसी तरह से होटल के अंदर जाना चाहती थी। बात करने पर मैनेजर को नव्या बहुत हार्ड वर्किंग और डेडिकेटेड लगी। ठीक है, तुम कल से आ सकती हो। ये सुनकर इतनी खुश थी कि वो चाहकर भी अपनी एक्साइटमेंट छुपा नहीं पा रही थी। थैंक यू सो मच सर, क्या मैं आज इस होटल को अच्छे से देख सकती हूँ? मैं चाहती हूँ कि कल से मुझे यहाँ पर सब कुछ पता हो ताकि मुझे काम करने में कोई प्रॉब्लम ना आए, नव्या ने कहा। मैनेजर ने आज तक किसी कैंडिडेट को वेटर बनने के लिए इतना एक्साइटेड नहीं देखा था। उसने तुरंत अपनी असिस्टेंट रितिका को बुलाया। रितिका, नव्या को हमारा होटल दिखा दो। रितिका और नव्या ने एक दूसरे को मुस्कुराकर देखा। दोनों वहाँ से होटल घूमने के लिए निकलने ही वाले थे कि तभी पीछे से मैनेजर ने आवाज लगाई, नव्या ध्यान रहे, 5th फ्लोर पर हमारे बहुत खास गेस्ट हैं। एक बहुत रिच और पावरफुल फैमिली है, उन्हें किसी तरह का डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए। नव्या ने हाँ में सर हिलाया और उसके बाद रितिका के साथ निकल गई। उसे तो बस किसी तरह से आरव तक पहुंचना था। रितिका नव्या को होटल का हर एक कोना दिखा रही थी, लेकिन उससे पहले नव्या ने भी रितिका की तरह होटल की यूनिफॉर्म पहन ली थी। रितिका अपने काम की पक्की थी, इसलिए वो जरा सी भी लापरवाही नहीं चाहती थी। हर एक फ्लोर पर जाकर रितिका नव्या को वहाँ के बारे में डिटेल में बता रही थी, पर नव्या की नजरें और ध्यान तो कहीं और ही था। उसे खोया हुआ देखकर रितिका ने पूछ ही लिया, नव्या आर यू ऑलराइट? नथिंग, आई जस्ट वांटेड टू आस्क कि सर्वेलेंस रूम कहाँ है? नव्या ने सीधे मुद्दे की बात की। ये सुनकर रितिका को अजीब लगा। क्यों? तुम सर्वेलेंस रूम क्यों जाना चाहती हो? बस ऐसे ही, होटल का हार्ट तो सर्वेलेंस रूम ही होता है ना। किसी भी तरह की इमरजेंसी में वहीं पर जाना पड़ी डेचता है, बस इसीलिए पूछा। रितिका ने मुस्कुराते हुए नव्या को सर्वेलेंस रूम का रास्ता भी बता दिया। थैंक यू, तुम मेरे लिए इतना सब कुछ कर रही हो, नव्या ने कहा। वी आर कॉलीग्स, ये तो मेरा काम है, रितिका ने कहा और फिर से नव्या को होटल दिखाने में बिजी हो गई। अब जब सर्वेलेंस रूम का पता चल गया था तो नव्या होटल घूमकर अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहती थी। उसने रितिका से वॉशरूम का बहाना किया और वहाँ से निकल गई। यहाँ अविनाश और उसकी फैमिली का डिनर पूरा हो चुका था। डिनर के बाद रतन और शीरीन घर निकल रहे थे। तुम भी हमारे साथ घर चलते, रतन ने कहा। डैड, मैंने कहा ना, एक इम्पोर्टेंट वीडियो कॉन्फ्रेंस है, मुझे यहीं से अटेंड करनी होगी। आप लोग निकल जाइए, मैं बाद में घर आ जाऊंगा, अविनाश ने कहा। जिसके बाद रतन और शीरीन वहाँ से निकल गए। अविनाश अपने ऑफिशियल गेटअप में आ चुका था, शर्ट, टाई और सामने लैपटॉप। यहाँ नव्या वॉशरूम का बहाना करके सर्वेलेंस रूम ढूंढने निकल तो गई थी, लेकिन अभी तक उसे सर्वेलेंस रूम मिला नहीं था। वो रितिका के बताए हुए फ्लोर पर घूम रही थी, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि रितिका ने किस डायरेक्शन में जाने के लिए कहा था। तभी अचानक नव्या एक लिफ्ट के सामने आ गई और लिफ्ट का दरवाजा खुल गया। दरवाजा खुलते ही नव्या ने देखा कि लिफ्ट के अंदर ऋषि और कनिका थे। नव्या घबराकर पलट गई। अगर इन लोगों ने मुझे देख लिया तो मैं आरव को कभी ढूंढ नहीं पाऊंगी। नो नो, मन ही मन सोचती हुई नव्या पीछे पलटी हुई थी। पर अच्छी बात ये थी कि उसने होटल की यूनिफॉर्म पहन रखी थी, इसीलिए ऋषि और कनिका उसके बगल से निकल गए, पर उसे पहचान नहीं पाए। उन लोगों के आगे जाते ही नव्या ने सुकून भरी गहरी सांस ली। ये 4th फ्लोर है। मैंने इन दोनों को नीचे तो नहीं देखा, मतलब ये ऊपर वाले किसी फ्लोर से आ रहे हैं।
सोचते हुए नव्या तुरंत लिफ्ट के अंदर चली गई। 5th फ्लोर पर आते ही उसने 2 बॉडीगार्ड्स को देखा। ये गार्ड्स यहाँ पर? मैनेजर ने तो कहा था कि इस फ्लोर पर उनके गेस्ट रुके हुए हैं। नव्या सोच में पड़ गई। उसे याद आ रहा था कि मैनेजर ने उसे इस फ्लोर से दूर रहने के लिए कहा था, लेकिन वो छुपकर अभी भी गार्ड्स को देख रही थी। दोनों गार्ड्स एक रूम के बाहर खड़े थे, कभी उसके दाएं घूमते तो कभी बाएं, लेकिन थे वो उसी कमरे के आगे। कुछ तो है इस कमरे में, पर क्या? कहीं आरव इसी रूम में तो नहीं? नव्या के दिमाग में आया। अभी वो आरव को ढूंढने का एक भी मौका हाथ से नहीं जाने देना चाहती थी। उसे पहले तो मैनेजर की बात याद करके आगे जाने से डर लग रहा था, लेकिन फिर उसने सोचा, हो सकता है डैड ने ही यहाँ के मैनेजर से बात की हो और उनसे कहा हो कि किसी को भी इस फ्लोर पर आने मत दें। शायद डैड ने ही यहाँ पर गार्ड्स भी लगाए हों ताकि कोई आरव तक पहुंच ही ना पाए। मुझे एक बार तो इस कमरे के अंदर जाकर देखना ही होगा। अगले ही पल उसने डिसाइड किया कि वो कैसे भी करके उस कमरे के अंदर जाएगी। उसे भरोसा हो गया था कि आरव उसी कमरे के अंदर है, पर अगला सवाल ये था कि कैसे? इन 2 हट्टे कट्टे गार्ड्स के बीच से कैसे जा पाएगी वो उस रूम के अंदर? तभी उसे एक हाउसकीपिंग वाला नजर आया, जिसके हाथ में खाने की ट्रॉली थी और वो उसी कमरे की तरफ जा रहा था जहां गार्ड्स खड़े हुए थे। नव्या तेजी से उसके पास गई और उसने कहा, हाय, ये मुझे दे दो, मैं ले जाती हूँ इस रूम में। यू लुक सो टायर्ड। उसकी ये बात सुनकर हाउसकीपिंग स्टाफ मेंबर हैरान हो गया। उसने नव्या को पहले इस होटल में कभी नहीं देखा था। उसने सर से लेकर पैर तक उसे ध्यान से देखते हुए पूछा, तुम कौन हो? मैंने आज ही ज्वाइन किया है ये होटल, इसलिए शायद तुमने मुझे देखा ही नहीं होगा। वैसे भी इतना बड़ा होटल है और इतने सारे एम्प्लॉइज, लोग कैसे ही पहचानेंगे एक दूसरे को? नव्या ने हड़बड़ा कर कहा। उस स्टाफ मेंबर को नव्या की बातें थोड़ी अजीब लग रही थी, लेकिन नव्या की यूनिफॉर्म यही कह रही थी कि वो इसी होटल का स्टाफ है। इससे पहले कि वो नव्या पर शक करता, नव्या ने उसके हाथ से फूड ट्रॉली ले ली। ये मुझे दे दो, मैं हैंडल कर लूंगी, तुम ना जाकर रेस्ट करो। वैसे भी तुम्हारे चेहरे से ऐसा लग रहा है जैसे तुमने पिछले कुछ दिनों से ठीक से रेस्ट नहीं किया है। नव्या ने झूठ बोलते हुए कहा। उसके जाते ही नव्या ने गहरी सांस ली और गार्ड्स वाले रूम की तरफ बढ़ने लग गई। बस अब आरव मुझसे थोड़ी ही दूर है, एक बार मैं उसे देख लूं, फिर मुझे उसे यहां से ले जाने से कोई नहीं रोक सकता। मन में सोचती हुई नव्या गेट तक पहुंची तो वहां खड़े गार्ड्स उसे देखने लग गए। इससे पहले कि वो कुछ पूछते, नव्या ने कहा, डिनर। गार्ड्स ने उसकी यूनिफॉर्म और हाथ में ट्रॉली को देखकर उसे रूम में जाने दिया। जैसे ही वो रूम के अंदर गई, उसने एक बड़ा आलीशान खुशबूदार कमरा देखा जिसमें कोई भी नजर नहीं आ रहा था। आरव कहाँ है? नव्या ने धीरे से खुद से पूछा। उसने खाने की ट्रॉली वहीं पर छोड़ी और कमरे के हर एक कोने में आरव को ढूंढने लग गई, पर उसी वक्त उसे रियलाइज हो गया कि इस कमरे में कोई भी नहीं है। ये कैसे हो सकता है? जब ये कमरा खाली है तो बाहर खड़े वो गार्ड्स खाली कमरे की पहरेदारी कर रहे हैं। वो मन ही मन सोच रही थी। उसे लग रहा था कि कहीं ये भी आरव को छुपाने के लिए उसके डैड की तरफ से कोई चालाकी तो नहीं। तभी अचानक उसके कानों में पानी की आवाज आई। उसने पलट कर देखा तो उसके ठीक पीछे बाथरूम था, जिसका दरवाजा हल्का पारदर्शी था। उसने देखा कि एक लंबा और गोरा आदमी बाथरूम के अंदर शावर से नहा रहा था। ये नजारा देखते ही नव्या पीछे पलट गई। ओह तेरी, ये मैं कहाँ आ गई? ये तो किसी और का कमरा है। अंदर बाथरूम में जो नहा रहा था उसे बाहर हो रही हलचल की आवाज सुनाई दे गई थी। उसने तुरंत शावर बंद किया। शावर बंद करते ही कमरे में और भी ज्यादा सन्नाटा छा गया था। ये बाहर किस तरह की आवाज हो रही है? मेरे कमरे में कौन है? कहकर उस शख्स ने तुरंत अपनी टॉवल कमर पर लपेटी। यह नव्या तेजी से उठकर खड़ी हो गई थी और फिर से कमरे से बाहर भाग रही थी,
लेकिन जल्दबाजी में एक बार फिर उसका पैर फिसल गया और वो दरवाजे से भिड़ गई। इस बार उसने खुद को गिरने से बचा लिया, लेकिन उसके पैर में चोट आ गई थी। मुझे निकलना होगा जल्द से जल्द। नव्या खुद से बोले जा रही थी, लेकिन तभी बाथरूम का दरवाजा खुला। तुम फिर यहां आ गई? तुम इतनी डेस्परेट हो, मैंने सोचा भी नहीं था। ये आवाज नव्या को जानी पहचानी लग रही थी। उसने पलट कर देखा तो उसके पीछे टॉवल में अविनाश आहूजा खड़ा हुआ था। उसे फिर एक बार अपने सामने देखकर नव्या ने अपना सिर पकड़ लिया। ओह नो, पूरी दुनिया में मुझे इसी का कमरा मिला था अंदर आने के लिए। उसने खुद से इरिटेट होकर कहा। जिस तरह से अविनाश की नजरें उसे घूर रही थी, वो समझ गई थी कि अविनाश जरूर कुछ गलत ही समझ रहा होगा। नव्या ने एक गहरी सांस लेते हुए अंदर आकर कहा, What a coincidence. Yes, what a coincidence, Miss Navya. अविनाश की आवाज में शक और गुस्सा दोनों सुनाई दे रहे थे। नव्या इस वक्त अपनी सफाई देना तो नहीं चाहती थी, लेकिन उसे पता था कि उससे यहां आकर एक बड़ी गलती हो गई थी। वो पूरी तरह से अविनाश की ओर देख भी नहीं पा रही थी। टॉवल में उसे देखकर वो बार बार हेजिटेशन से अपनी नजरें नीचे कर ले रही थी। देखिए मिस्टर आहूजा, अगर मैं आपसे कहूं कि मेरा यहाँ इस तरह से कमरे में आना सिर्फ एक एक्सीडेंट था, तो क्या आप मेरा यकीन करेंगे? नव्या ने घबराई हुई हालत में कहा। यह सुनकर अविनाश को हंसी आ गई। वो धीरे धीरे नव्या के पास आया और उसके कानों के पास आकर गहरी सांस में कहा, हाँ, तुम्हें सच में लगता है मैं तुम्हारा यकीन करूंगा? रियली? मैं तो यहां सिर्फ अपने बेटे को ढूंढने के लिए आई थी। बाहर खड़े गार्ड्स को देखकर मुझे लगा कि वो यहां इस कमरे में है। आई एम सो सॉरी, नव्या ने घबरा कर कहा। वो बस किसी तरह से अब इस कमरे से निकलना चाहती थी, पर अविनाश को उसकी बातें मजाक से कम नहीं लग रही थी। हाँ, अभी भी अपने बेटे को यूज कर रही हो। डोंट यू हैव एनी शेम? अगर मेरे करीब ही आना चाहती थी तो पहले कह देती। आप गलत समझ रहे हैं। मैं आपके पीछे क्यों आऊंगी? मुझे सिर्फ अपना बेटा चाहिए। प्लीज मुझे यहां से जाने दीजिए, मुझे आरव को ढूंढना है, उसने घबरा कर कहा और अपने आप को अविनाश से दूर करने की कोशिश की। लेकिन उससे पहले ही अविनाश ने उसके हाथ को मरोड़कर पीछे कर दिया। देखिए मिस्टर, मैं इस कमरे में गलती से आ गई और इसके लिए मैंने आपको सॉरी भी कह दिया है। अब इसके आगे आप क्या सोचते हैं और क्या नहीं, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इतना कहकर नव्या ने इस बार अपने दोनों हाथों की ताकत से अविनाश को जोर से पीछे की ओर धक्का दिया और खुद से दूर कर दिया। अविनाश के पीछे हटते ही नव्या ने रूम का दरवाजा खोला और बाहर निकल गई। अविनाश उसे घूर कर देख रहा था। अंदर ही अंदर उसके गुस्से का उबाल और बढ़ता जा रहा था। ये तुमने ठीक नहीं किया मिस नव्या। उसने तुरंत अपने कपड़े पहने और बाहर निकल गया। बाहर खड़े गार्ड्स ने अविनाश को देखते ही उसे ग्रीट किया। तुम लोगों ने एक लड़की को यहां से निकलते हुए देखा? अविनाश ने कड़ी आवाज में पूछा। हाँ सर, वो यूनिफॉर्म में, एक गार्ड ने झट से कहा। हाँ वही। किस तरफ गई है वो? सर वो तो सामने लिफ्ट की ओर गई थी। तो जाओ ढूंढो उसे। फाइंड दैट गर्ल नाउ, चिल्लाते हुए अविनाश ने कहा और अपने गार्ड्स को नव्या के पीछे भेज दिया। यहां नव्या ने लिफ्ट के ठीक बगल वाली सीढ़ी ली और भागते हुए नीचे वाले फ्लोर पर आ गई। जैसे ही उसने देखा कि अब उसके पास कोई नहीं है और वो पूरी तरह से सेफ है, उसने अपना सिर पीछे दीवार की ओर टिकाया और गहरी सांस लेने लगी। मैं कहाँ फंस गई थी? आरव अगर उस कमरे में नहीं था तो कहाँ होगा? कहाँ ढूंढूंगी मैं उसे इतने बड़े होटल में? कैसे मिलेगा आरव? प्लीज समबडी हेल्प मी। नव्या गहरी सांस लेकर बोल रही थी। उसकी धड़कनें तेज थीं और आंखें नम। तभी सामने से एक आवाज आई, हे नव्या। नव्या ने घबराकर अपनी आंखें खोली तो देखा कि उसके सामने रितिका खड़ी हुई थी। रितिका को देखकर
वो और भी ज्यादा डर गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो उसके सवालों का क्या जवाब देगी। तुम कहाँ गायब हो गई थी? आई वॉज सर्चिंग फॉर यू एवरीवेयर। नव्या को पता था कि रितिका जरूर उससे ये सवाल पूछेगी। नव्या ने कुछ सोचा और कहा, वो मैं वॉशरूम गई और उसके बाद रास्ता ही भूल गई। इतना बड़ा होटल है, सारे फ्लोर्स एक जैसे, मैं बहुत कंफ्यूज हो गई थी। नव्या, इसीलिए तो मैंने तुम्हें साथ रहने के लिए कहा था। एनीवेज, अब तुम इधर उधर मत जाना और मेरे साथ ही रहना। याद है ना मैनेजर सर ने क्या कहा था? प्रेसिडेंशियल स्वीट में हमारे सबसे ज्यादा खास गेस्ट हैं। अगर उन्हें किसी भी तरह का डिस्टर्बेंस हुआ तो सर किसी को नहीं छोड़ेंगे। आज ही तुमने ज्वाइन किया है, आज ही वापस जाना चाहती हो क्या? रितिका ने नव्या को समझाया। अब मैं रितिका को कैसे बताऊं कि मैं उसी खास मेहमान के कमरे से आ रही हूं? नव्या घबराई हुई मन ही मन सोच रही थी, कहाँ खो गई? चलें बाकी का होटल देखने, रितिका ने कहा और आगे की ओर चलने लग गई। मैं ज्यादा देर तक रितिका के साथ नहीं रह सकती। इसकी ड्यूटी खत्म होने के बाद मुझे भी यहां से जाना पड़ेगा, पर उससे पहले मुझे आरव को ढूंढना है। नव्या खुद से बोलते हुए रितिका के साथ आगे बढ़ती जा रही थी। उधर अविनाश के बॉडीगार्ड्स नव्या के बारे में पता लगाकर वापस अविनाश के पास दौड़ते हुए आ गए। उनको देखते ही अविनाश ने पूछा, कुछ पता चला उसका? हाँ सर, एक अपडेट है। उस लड़की ने आज ही ये होटल ज्वाइन किया है। शी इज अ वेट्रेस हियर और वो अपनी एक कोलीग के साथ होटल चेकआउट कर रही है, बॉडीगार्ड ने कहा। यह सुनकर अविनाश कंफ्यूज्ड हो गया। नव्या को देखकर उसे ऐसा कभी नहीं लगा था कि उसे कभी इस तरह की जॉब करनी पड़ सकती है। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। वेट्रेस? पर क्यों? अविनाश खुद से पूछ रहा था। वो ये सोच ही रहा था कि तभी उसे एक जोर की आवाज आई। ये आवाज किसी भारी सामान के गिरने की थी। What's that? अविनाश ने हैरानी से पूछा। उसके साथ साथ उसके बॉडीगार्ड्स भी एक दूसरे का मुंह देख रहे थे। उन तीनों को वो आवाज बड़ी अजीब लगी। उनमें से एक बॉडीगार्ड ने बाहर जाकर चेक किया, लेकिन उसे कोई भी नजर नहीं आया। वो अंदर आकर ये बात अविनाश को बताने ही वाला था कि तभी एक और आवाज आई। इस बार ये आवाज कांच के गिरने की थी। इस बार अविनाश को लगा कि आसपास सच में कुछ गड़बड़ है। यह आवाज शायद पास वाले रूम से आ रही है। जाओ जाकर चेक करो और समझाओ उन्हें कि जब इतने बड़े होटल में रहना नहीं आता तो आते क्यों हैं। अविनाश ने गुस्से में अपने बॉडीगार्ड्स को बाहर भेज दिया। गार्ड्स तुरंत पास वाले रूम के बाहर खड़े हो गए। उन्हें अभी भी अंदर से सामान गिरने और किसी के चिल्लाने की आवाज आ रही थी। उन दोनों ने एक दूसरे को देखा और फिर डोर बेल बजा दी। बेल की आवाज सुनते ही अंदर एक आदमी ने डोर के फिश आई से झांक कर देखा। बाहर हट्टे कट्टे बॉडीगार्ड्स को देखकर वो डर गया। उसने तुरंत अंदर से चिल्लाते हुए कहा, क्या है? बाहर कौन है? अंदर क्या कर रहे हो? ये आवाजें कैसी हैं? तुम्हें पता भी है तुम्हारे बगल वाले रूम में कौन रह रहा है? शांति से रहो और दूसरों को भी रहने दो। अविनाश के गार्ड्स ने अंदर वाले आदमी को जोर से डांटते हुए कहा। जैसे ही गार्ड्स वापस अविनाश के कमरे की ओर जाने लगे, उन्हें एक बच्चे की आवाज आई। छोड़ो मुझे, जाने दो मुझे। मेरे पापा आकर तुम लोगों को बहुत मारेंगे। मेरे पापा बहुत पावरफुल हैं। बच्चे की आवाज इतनी तेज थी कि इस बार अविनाश को भी सुनाई दे गई थी। इससे पहले कि बॉडीगार्ड्स अंदर जाते, अविनाश कमरे से बाहर आ गया। उसने घबराई हुई आवाज में पूछा, ये आवाज तो जानी पहचानी सी लग रही है। कहां से आ रही है ये आवाज? सर, इस कमरे से। हमने समझाया इन्हें, लेकिन ये चुप होने का नाम ही नहीं ले रहे हैं, बॉडीगार्ड्स ने डरते हुए कहा। यह सुनते ही अविनाश के दिमाग की घंटी बजने लगी। उसे नव्या की बात याद आ गई जब उसने कहा था कि आरव गायब है। वो बिना और कुछ सोचे बगल वाले रूम के बाहर आ गया और जोर से नॉक करने लगा। दरवाजा खोलो, कौन है अंदर? अविनाश ने गुस्से से चिल्लाते हुए कहा।
उसके चेहरे पर अब आरव के लिए फिक्र साफ दिखाई दे रही थी। अंदर जो आदमी थे उन्होंने फिर से झांक कर देखा। इस बार अविनाश को सामने देखकर उन्हें समझ आ गया कि ये कोई छोटा मोटा आदमी नहीं है। डर के कारण उन लोगों ने दरवाजे को अंदर से पकड़ लिया। वो किसी भी कीमत पर दरवाजा खुलने नहीं देना चाहते थे। बाहर अविनाश के सब्र का बांध अब टूटता जा रहा था। दरवाजा खोलो डैम इट, उसने एक आखिरी बार जोर से चिल्लाकर कहा। लेकिन जब उसके बाद भी दरवाजा नहीं खुला तो वो 3 कदम पीछे गया और जोर से अपना पैर दरवाजे पर दे मारा। एक ही बार में दरवाजा अंदर तक खुल गया और उसके पीछे खड़े आदमी पीछे तक गिर गए। अविनाश के दरवाजा तोड़ते ही उसके बॉडीगार्ड्स तन तनाते हुए अंदर आ गए और तभी उसने देखा कि सामने के सोफे पर आरव अपनी कमर पर हाथ रखे हुए खड़ा था। उसने हाफ पैंट्स और एक कैजुअल टी शर्ट पहनी हुई थी। उसके बाल बिखरे थे और चेहरे पर उन गुंडों के लिए गुस्सा था। जैसे ही उसने अविनाश को देखा, खुशी से चिल्ला पड़ा, पापा आप आ गए। आरव को देखकर अविनाश का दिल पसीज गया था। यहाँ इन गुंडों के बीच, इसका मतलब है कि नव्या सही कह रही थी। उसे सच में मेरी हेल्प चाहिए थी और मैं उसे गलत समझता रहा। वो आरव का सर सहलाते हुए सोच रहा था। आरव, ये सब हुआ कैसे? तुम यहाँ क्या कर रहे हो इन लोगों के साथ? कौन है ये लोग? अविनाश ने उन गुंडों की तरफ इशारा करते हुए आरव से पूछा। वो ईविल आंटी ने ये सब कुछ किया, आरव ने सैड फेस बनाते हुए कहा। वो भले ही अपनी तरफ से उन गुंडों से लड़ रहा था, उन्हें मार रहा था, लेकिन अंदर से वो भी बहुत डरा हुआ था। अविनाश को देखते ही उसकी जान में जान आ गई थी। ईविल आंटी? हाँ, कनिका मौसी ने मुझे यहाँ इन लोगों के साथ छोड़ा है। मैंने उनसे कितना कहा था कि मुझे यहाँ नहीं रहना, मुझे मम्मा के पास जाना है, लेकिन उन्होंने नहीं सुना। बस मुझे यहाँ इन लोगों के साथ छोड़ दिया। आई हेट हर, वो बहुत बुरी हैं। आरव ने गुस्से में कहा। उसकी बातें सुनकर अविनाश का गुस्सा कनिका के लिए बढ़ता ही जा रहा था। तभी अविनाश को नव्या की बात याद आई, जब उसने बताया था कि शेखर सिन्हा ने ही आरव को किडनैप किया है। ये सोचकर उसने आरव से कहा, आरव, तुम्हारी आंटी ने तुम्हें यहाँ बंद क्यों किया है? ये कब हुआ? कल पार्टी में तो तुम अपनी मम्मा के साथ ही थे। अविनाश को लगा नहीं था कि आरव उसके इस सवाल का जवाब दे पाएगा, लेकिन उसने जितना सोचा था आरव उससे भी ज्यादा स्मार्ट निकला। कल पार्टी के बाद जैसे ही आपने मम्मा को हॉस्पिटल में एडमिट किया था, वो ईविल आंटी मेरे पास आ गई थी। उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे यहाँ से ले गई। उन्होंने कहा कि जब तक मैं यहाँ रहूँगा मम्मा नानू की बात सुनेगी और वैसे ही करेगी जैसे नानू कहेंगे। उसकी मासूम आवाज में ये सब कुछ सुनकर अविनाश का गुस्सा बढ़ता ही जा रहा था। नानू, नानी और ईविल आंटी अच्छे नहीं है। वो हर टाइम मम्मा को परेशान करते रहते हैं। दे आर वेरी बैड। अविनाश को यकीन नहीं हो रहा था कि शेखर सिन्हा ने अपनी ही बेटी को परेशान करने के लिए उसके बेटे का किडनैप किया था। सच अ शेमलेस फादर। कोई ऐसा कैसे कर सकता है? उसके मुंह से गुस्से से निकला। उसने तुरंत आरव को बेड पर प्यार से बैठाया और अपना फोन उठाकर उसे दिया। लो, अपनी मम्मा को कॉल करके बुलाओ, उन्हें कहो कि तुम्हें लेने के लिए आ जाए। ये सुनकर आरव ने बहुत ही एक्साइटेड तरीके से अविनाश का फोन हाथ में ले लिया, लेकिन जैसे ही वो नव्या का नंबर डायल करने वाला था, उसके मन में एक सवाल आया और उसने पूरे हक के साथ पूछा, पापा, क्या आप मुझे और मम्मा को अपने साथ अपने घर नहीं लेकर जाओगे? ये सुनते ही अविनाश ब्लैंक हो गया था। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि उसे आरव को क्या जवाब देना चाहिए। बोलो ना पापा, आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे? इस बार अविनाश के लिए आरव को जवाब देना जरूरी हो गया था। आरव, मैंने आपसे पहले भी कहा है कि मैं आपका पापा नहीं हूं।
आपकी मम्मा अगर सुनेगी तो वो गुस्सा होगी। पर आप ही मेरे पापा हो, मुझे पता है। आरव ने इस बार और जिद से कहा। आरव, मैंने कहा ना, मैं आपका पापा नहीं हूँ। अच्छा, अब अपनी मम्मा को फोन करो, वो आपको लेने आएगी। पर पापा आप। आरव कुछ कहने वाला था, लेकिन तभी अविनाश उठकर वॉशरूम में चला गया। अब मैं आरव को कैसे समझाऊं कि हाँ बोलकर मैं उसे कोई झूठी उम्मीद नहीं देना चाहता। अविनाश मन ही मन सोच रहा था। आरव की आंखों में अभी तक जो आंसू रुके हुए थे वो बहने शुरू हो गए थे। वो इस वक्त बहुत अकेला फील कर रहा था। मम्मा का फोन नहीं लग रहा और पापा वो कहते हैं कि वो मेरे पापा ही नहीं है। मेरे पास अब कोई भी नहीं है। मम्मा भी पता नहीं कहाँ चली गई। मैं बिल्कुल अकेला हो गया हूँ। तभी वॉशरूम का दरवाजा खुला और अविनाश ने बाहर आकर आरव की हालत देखी। आरव, आरव रो रहा है। खुद से कहकर अविनाश को बहुत बुरा फील हुआ। मैंने शायद कुछ ज्यादा ही कह दिया आरव को। ये 5 साल का बच्चा ही तो है, इतनी समझ नहीं है इसे कि मेरी कहीं बातें समझ सके। अविनाश धीरे धीरे चलकर आरव के पास आया और उसके सामने घुटनों पर बैठ गया। आरव रोते हुए नीचे देख रहा था। अविनाश की तरफ देखने की हिम्मत नहीं हो रही थी उसकी। अविनाश ने हल्के हाथों से आरव के आंसुओं को पोंछा और उसका चेहरा ऊपर करने की कोशिश की। इससे पहले कि वो कुछ और कहता, आरव ने दबी हुई आवाज में कहा, मम्मा का फोन नहीं लग रहा है। मैंने उन्हें फोन किया था, आप चाहे तो देख लो। ये सुनकर अविनाश को और भी बुरा फील हुआ। आरव को लग रहा है कि मैं उसे जानबूझकर खुद से दूर कर रहा हूं, पर मैं उसे कैसे समझाऊं कि मैं उससे झूठ नहीं बोल रहा। अविनाश अपने मन में कह रहा था। फिर उसने कुछ सोचा और आरव का हाथ पकड़ लिया। कोई बात नहीं, आज रात आप मेरे साथ ही रुक जाओ, कल आपकी मम्मा आपको लेने जरूर आ जाएगी। ये सुनकर आरव का मुरझाया हुआ चेहरा खिल उठा। उसने तुरंत अपने गीले चेहरे को पोंछा और अविनाश के गले लग गया। ये थैंक यू पापा, यू आर टू गुड। आरव को खुश देखकर अविनाश को भी रिलैक्स्ड फील होने लगा। आरव को खाना खिलाने के बाद उसने उसे छोटे वाले बेड पर सुला दिया और खुद अपने बेड पर सोने के लिए चला गया। उसने आज तक किसी बच्चे के साथ इतना टाइम स्पेंड नहीं किया था, इसलिए आरव के साथ रहना उसके लिए बहुत अलग एक्सपीरियंस था। वो नहीं जानता था कि बच्चों को अकेले सोने में दिक्कत होती है। आरव बिना कुछ कहे चुपचाप लेटा हुआ था। उसे डर था कि अगर वो अविनाश से कुछ कहेगा तो शायद वो उसे वहां रहने ना दे। लेकिन जिस तरह से वो बार बार करवट बदल रहा था, अविनाश ने ये चीज दूर से भांप ली थी। क्या हुआ आरव, तुम्हें नींद नहीं आ रही क्या? उसने पूछा। आरव बिना कुछ कहे पलटकर लेट गया। अविनाश समझ गया कि आरव अपसेट है, लेकिन कुछ कह नहीं रहा। उसने कुछ सोचा और अपने बेड से उठकर आरव के पास चला गया। उसने आरव को अपनी गोद में उठा लिया और उसे अपने बेड पर ले आया। उससे प्यार से कहा, अब सो जाओ आराम से। आरव एक टक अपनी टिमटिमाती आंखों से अविनाश को देखे जा रहा था। आपको कैसे पता चला कि मुझे अकेले नींद नहीं आती? आरव ने पूछा। ये सुनकर अविनाश ने उसे मुस्कुराकर देखा और कहा, बस चल गया, अब तुम सो जाओ। ये क्या हो रहा है मुझे? मैं इस बच्चे की हर बात क्यों मान रहा हूं? I mean, ये सब मुझे करते हुए अजीब भी लग रहा है और मैं खुद को रोक भी नहीं पा रहा हूं, पर क्यों? अविनाश खुद से कई सवाल पूछ रहा था, पर उसके पास कोई जवाब नहीं था। उधर रात भर आरव को याद करते हुए नव्या को एक पल भी नींद नहीं आई थी। उसे बस अगले दिन का इंतजार था ताकि वो आरव को जल्द से जल्द वापस ला सके। अगली सुबह वो वक्त से पहले ही होटल पहुंच गई। उसे वहां पर देखकर मैनेजर ने खुशी से कहा, गुड वर्क, तुम टाइम से पहले आ गई। आई रियली लाइक योर डेडिकेशन। इसलिए मैं तुम्हें बड़ी जिम्मेदारी दे रहा हूँ। हमारे टॉप फ्लोर पर VIP गेस्ट्स हैं, वहां पर तुम ड्यूटी करोगी। बस ध्यान रहे कोई गलती नहीं होनी चाहिए। ये सुनते ही नव्या को अविनाश की भूरी आंखें याद आ गईं, जो उसे कल घूर रही थी।
अपनी नौकरी बचाने के लिए उसने हाँ कह दिया। वैसे भी वो खुद अविनाश को दोबारा फेस नहीं करना चाहती थी। जैसे ही वो लिफ्ट के पास आई, उसने खुद से कहा, वीआईपी गेस्ट अगर टॉप फ्लोर पर रुके हैं तो हो सकता है कि आरव को भी पापा ने वहीं पर रुकवाया हो। वो किसी भी तरह का रिस्क नहीं लेंगे। मुझे 5th फ्लोर के बाकी स्वीट्स को भी चेक करना चाहिए। जैसे ही लिफ्ट खुली, नव्या भागती हुई उससे बाहर निकली, लेकिन तभी उसे एक और लिफ्ट की आवाज सुनाई दी। उसने अपनी दाईं ओर देखा तो वहां से कोई आ रहा था। वो तुरंत छुप गई। उसने देखा कि बगल वाली लिफ्ट से कनिका आ रही है। उसे देखते ही नव्या की आंखें चौड़ी हो गईं। कनिका यहाँ? इसका मतलब है कि आरव भी इसी फ्लोर पर है। ये सोचकर उसने कनिका पर अपनी आंखें टिका ली। उसने देखा कि कनिका अविनाश के ठीक बगल वाले रूम में चली गई। नव्या ने उसका पीछा किया। जैसे ही कमरे का दरवाजा खुला, कनिका तेजी से अंदर चली गई। नव्या ने कमरे के बाहर खड़े होकर दरवाजे पर अपने कान लगा लिए। जैसे ही कनिका कमरे के अंदर गई, उसके होश उड़ गए। चारों ओर बिखरा हुआ सामान और उतरी हुई शक्ल के 2 आदमी। उसने चिल्लाकर पूछा, आरव कहाँ है? उसके इस सवाल पर दोनों आदमियों ने अपने सिर झुका लिए। ये देखकर कनिका का मानो खून खौल गया था। अरे कुछ बोलो, आरव कहाँ है? उन दोनों आदमियों ने एक दूसरे को डरते हुए देखा। वो कुछ कह पाते उससे पहले ही उन्हें अविनाश का चेहरा याद आ गया। इसलिए उन दोनों ने घबराई हुई हालत में कहानी बना ली। मैडम, मैं बाहर गया था होटल वालों से सिक्योरिटी को लेकर बात करने, और ये बस थोड़ी देर के लिए बाथरूम गया था। बस तभी उस चालाक लड़के को यहाँ से भागने का मौका मिल गया। मैंने चाबी वहाँ ऊपर रखी थी मैडम, लेकिन वो खोते दा पुत्र, उसने चढ़कर चाबी ले ली और यहाँ से भाग गया। कनिका को इस कहानी पर यकीन नहीं हो रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इतना जरा सा बच्चा इतने हट्टे कट्टे आदमियों के बीच से निकल कैसे गया। तुम दोनों का दिमाग खराब है क्या? पता है ना वो बच्चा हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट था। अगर वो नहीं मिला तो हम नव्या से क्या कहेंगे? उसकी माँ हमारी बात कैसे सुनेगी? कनिका ने चिल्लाते हुए कहा और दोनों आदमियों को जोर से थप्पड़ लगाए। उसकी आवाज इतनी तेज थी कि बाहर खड़ी नव्या के कानों तक भी पहुंच गई थी। उसने तेजी से दरवाजा खोला और अंदर आ गई। उसे देखकर कनिका का मुंह खुला का खुला रह गया। तुम यहाँ क्या कर रही हो? यू शट अप। मेरा बेटा कहाँ है? ये सुनकर वो दोनों आदमी और भी ज्यादा घबरा गए। मैंने अभी अभी सुना कि वो कहीं भाग गया है। तुम लोगों ने मेरे बेटे को किडनैप किया था? दीदी, हमने उसे किडनैप नहीं किया था। आरव मेरे साथ था। इनफैक्ट ही वाज एंजॉयिंग, है ना? कनिका ने लड़खड़ाते हुए कहा और अपने आदमियों की तरफ देखा। एंजॉयिंग? रियली? नव्या कमरे का बिखरा हुआ सामान देख रही थी। ये सोचकर कि आरव ने इन लोगों के बीच से भागने की कितनी कोशिश की होगी, नव्या का दिल बैठा जा रहा था। उसने तुरंत उनमें से एक आदमी का कॉलर पकड़ लिया और चिल्लाकर पूछा, कहाँ है मेरा बेटा? क्या किया है तुम लोगों ने उसके साथ? कनिका ने नव्या का हाथ पकड़ा और उसे पीछे की तरफ खींच लिया, पर नव्या ने अपना हाथ उससे छुड़ाया और गुस्से में कहा, ठीक है, तुम लोग कुछ नहीं बताओगे तो मैं खुद ही पता कर लूंगी। मैं अभी पुलिस को बुलाऊंगी। उनसे कहूंगी कि तुम लोगों ने मेरे बेटे को किडनैप किया था और अब वो गायब है। उसे गुस्सा तो इतना आ रहा था कि वो कनिका को थप्पड़ मार मार कर उसका चेहरा खराब कर देना चाहती थी, लेकिन अभी उसे आरव की इतनी चिंता हो रही थी कि वो और कुछ भी नहीं करना चाहती थी। उसने तुरंत अपना फोन निकाला और पुलिस का नंबर डायल कर दिया। नव्या ने जैसे ही पुलिस का नंबर डायल किया, कनिका ने अपने आदमियों को इशारा किया। उन लोगों ने कनिका का इशारा समझ लिया और दोनों तुरंत आगे आ गए। उन लोगों ने नव्या के हाथ से फोन छीन लिया और उसके दोनों हाथों को पकड़कर पीछे कर दिया। यू मेरा फोन वापस करो, नव्या ने चिल्लाते हुए कहा। कनिका ने फोन तुरंत अपने हाथ में ले लिया और पुलिस का डायल्ड नंबर काट दिया। कनिका, मेरा फोन वापस करो। क्यों? ताकि तुम पुलिस को बुलाओ और हम सब जेल चले जाएं? ऐसा तो मैं होने नहीं दूंगी। कनिका ने मुस्कुराकर कहा। कनिका, मेरा बेटा छोटा है, सिर्फ 5 साल का है। वो पता नहीं कहाँ होगा। वो
उसे तो ठीक से रोड क्रॉस करना भी नहीं आता है। प्लीज समझो, मुझे जाने दो। नव्या हर तरह से कोशिश कर रही थी कि कनिका उसकी बात को समझ जाए, पर कनिका को हर बार की तरह इस बार भी नव्या को तकलीफ में देखकर मजा आ रहा था। तुमने तो कहा था कि आरव के पास उसके डैड है, I mean, अविनाश आहूजा। वो तो इतना पावरफुल है, हो सकता है तुमसे पहले उसने आकर आरव को बचा लिया हो। कनिका ने टॉन्ट मारते हुए कहा। यह सुनकर नव्या को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या कहे। अगर वो सच में तुम्हारा हस्बैंड और आरव का डैड है तो वो नहीं रह पाएगा तुम दोनों के बिना। पहले उसने आरव को बचाया और अब तुम्हें बचा लेगा, फेयर ना? कनिका की ये बात सुनकर नव्या ने झटपटाते हुए अपना हाथ उन आदमियों से छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन उनकी ताकत के सामने नव्या कुछ नहीं कर पा रही थी। अगर मेरे बेटे को कुछ भी हुआ ना तो आई विल किल यू कनिका। उधर आरव की नींद सुबह जैसे ही खुली उसने आवाज लगाई, मम्मा। उसने घबराकर अपने आसपास देखा तो नव्या कहीं भी नहीं थी। अविनाश सुबह उठकर अपने ऑफिस का काम कर रहा था। आरव की डरी हुई हालत देखकर वो तुरंत उसके पास आ गया। आरव, उठ गए तुम? अविनाश को सामने देखते ही आरव ने उसे कमर से हक कर लिया। मम्मा ने वापस फोन क्यों नहीं किया अभी तक? उन्हें पता तो चल गया होगा ना कि हमने उन्हें कल फोन किया था, तो फिर उन्होंने फोन क्यों नहीं किया? आरव के मन में एक के बाद एक सवाल आ रहे थे, लेकिन अविनाश के पास उनका कोई जवाब नहीं था। कल तो वो पूरे होटल में घूम रही थी, यहाँ तक कि मेरे कमरे में भी आ गई थी आरव को ढूंढते हुए। तो फिर अब वो क्यों गायब है? अब आरव उसका इंतजार कर रहा है तो वो कहाँ है? अविनाश को कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसने तुरंत ही अपने बॉडीगार्ड्स को अंदर बुलाया और स्ट्रिक्ट ऑर्डर्स देते हुए कहा, पता करो नव्या कहाँ है। तुम लोग कह रहे थे कि उसने ये होटल ज्वाइन कर लिया है। पता करो आज वो आई है या नहीं, और अगर नहीं आई है तो कहाँ है वो? ये सुनकर उसके बॉडीगार्ड्स तुरंत काम पर लग गए। सर, हम लोगों ने होटल के मैनेजर से भी बात की और यहाँ के सर्विलेंस कैमरास भी देखे। हमें पता चला है कि मिस नव्या सुबह होटल आई थी, लेकिन कनिका सिन्हा और उनके आदमियों ने मिस नव्या को किडनैप कर लिया है। वो लोग उन्हें पीछे के रास्ते से बाहर लेकर गए हैं, एक बॉडीगार्ड ने बताया। यह सुनते ही आरव घबरा गया। मम्मा को वो ईवल आंटी लेकर गई है। पापा, कुछ करो, वो मम्मा को बहुत परेशान करेगी। अविनाश एकटक आरव को देख रहा था और सोच रहा था कि नव्या इस वक्त कहाँ हो सकती है। उधर नव्या को कनिका और उसके आदमियों ने कार में बैठा दिया। जैसे ही उसके मुंह से हाथ हटा, नव्या ने अपने बचाव में चिल्लाना शुरू कर दिया, छोड़ो मुझे, लीव मी। इससे पहले कि वो और चिल्लाती, कनिका के आदमियों ने उसके हाथ बांध दिए, उसके मुंह पर टेप लगा दिया और उसकी आंखों पर पट्टी बांध दी। नव्या को समझ नहीं आ रहा था कि वो किस रास्ते पर जा रही है। अब ना वो अपने आप को छुड़ाने की कोशिश कर पा रही थी और ना ही चिल्लाने की। वो अपने पैरों को पटक कर झटपटाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उससे भी कुछ खास फर्क नहीं पड़ रहा था। थोड़ी देर के बाद नव्या को महसूस हुआ कि उसकी गाड़ी कहीं रुकी है। कनिका के आदमियों ने उसका हाथ पकड़ा और उसे गाड़ी से नीचे उतारकर एक कमरे की तरफ ले गए। कहाँ ले आए हैं ये लोग मुझे? मैं कैसे निकलूंगी यहाँ से बाहर? कैसे पहुंचूंगी मैं आरव के पास? नव्या मन ही मन सोचकर घबरा रही थी, लेकिन वो कुछ भी कह नहीं पा रही थी। कुछ देर बाद उसे किसी के आने की आहट सुनाई दी। जैसे ही उसकी आंखों से पट्टी हटी, रोशनी से उसकी आंखें चुंधिया गईं। उसने जैसे ही अपनी आंखें खोली तो सामने कनिका खड़ी थी। उसे देखकर नव्या तेजी से झटपटाने लगी, जैसे वो बहुत कुछ कहना चाहती हो। कनिका ने मुस्कुराते हुए धीरे से उसके मुंह से टेप निकाला। नव्या को जोर से खांसी आ गई। ये तुम कहाँ ले आई हो मुझे? ये तो सिन्हा पैराडाइज का आउट हाउस है ना? क्या करना चाहती हो तुम? मुझे जाने दो, मुझे आरव को ढूंढना है। चिल्ला चिल्ला कर नव्या का चेहरा पूरा लाल हो गया था। उसकी बेचैनी और घबराहट देखकर कनिका को बहुत खुशी मिल रही थी। इस तरह हाथ पैर पटकने का कोई फायदा नहीं है। यहाँ पर सिक्योरिटी बहुत टाइट है।
तुम चाहकर भी यहाँ से भाग नहीं पाओगी। और वैसे भी तुम्हें यहाँ से क्यों ही जाना है? वो है ना तुम्हारा आशिक, द बिजनेस टाइकून, द हैंडसम अविनाश आहूजा। वो आएगा तुम्हें ढूंढते हुए। जैसे उसने तुम्हारी बेटी को बचाया होगा, अब वो तुम्हें बचाएगा। कनिका ने इतराते हुए अपने बालों को सही करते हुए कहा, आज मैं देखना चाहती हूँ कि वो अविनाश आहूजा तुम्हारे लिए क्या कर सकता है। मैं भी तो देखूं कितना गहरा है तुम्हारा रिश्ता। उसने मन में कहा और मुस्कुराने लगी। नव्या को कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसे पता था कि अगर उसने अपने और अविनाश के रिश्ते के बारे में कनिका के सामने सच कह दिया तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी, और अगर नहीं कहा तो उसकी उम्मीदें और भी बढ़ती जाएंगी। उसके चेहरे पर परेशानी देखकर कनिका ने अंदाजा लगाना शुरू कर दिया कि कोई बात तो जरूर है। क्या हुआ? क्या सोच रही हो? यही कि अविनाश आएगा या नहीं? ये सुनकर नव्या घबरा गई। अगर वो सच में तुम्हारा हस्बैंड है तो वो जरूर आएगा यहाँ पर, और अगर तुमने हम लोगों से झूठ बोला है तो बात अलग है। जैसे ही कनिका ने ये बात कही, नव्या की नजरें झुक गई। वेट, क्या तुमने हम लोगों से झूठ कहा है? अविनाश आहूजा तुम्हारा हस्बैंड और आरव का डैड नहीं है? तुम अभी तक हम लोगों को धोखा दे रही थी। कनिका ने एक के बाद एक कई सवाल करने शुरू कर दिए। Of course not. नव्या ने घबरा कर कहा। ठीक है फिर, अगर ये सच है तो आने दो उसे। अब वही बचाएगा तुम्हें और तुम्हारे बेटे को। इतना कहकर कनिका ने अपना चश्मा पहना और वहां से जाने लगी। नव्या उसके पीछे से चिल्लाती रही, उसे जाने देने की भीख मांगती रही, लेकिन कनिका ने उसे पलटकर भी नहीं देखा। तभी नव्या ने एक और शख्स को वहां आते हुए देखा। वो शख्स कोई और नहीं बल्कि शेखर था। उसने आते ही कनिका से सवाल किया, ये सब क्या है? आरव कहाँ है? मैंने तुमसे आरव का ध्यान रखने के लिए कहा था ना। मैं आपकी बेटी हूँ, आरव मेरा बच्चा है, आपको उसकी जरा भी चिंता नहीं है? नव्या ने चिल्लाते हुए कहा, लेकिन शेखर का ध्यान उस पर जरा भी नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे वो जानबूझकर नव्या को इग्नोर करने की कोशिश कर रहा हो। कनिका, इससे कह दो अगर ये और कुछ झेलना नहीं चाहती तो अविनाश आहूजा को हमारा बिजनेस पार्टनर बनने के लिए मना ले, नहीं तो यहीं सड़ती रहे। शेखर ने नव्या की तरफ बिना देखे ये बात कही और वहां से दनाते हुए निकल गया। सुना ना तुमने पापा ने क्या कहा? कनिका भी इतरा कर वहां से निकल गई। शेखर जैसे ही आउट हाउस से बाहर आया, उसका इंतजार शिखा कर रही थी। उसने कनिका को मुस्कुराकर देखा और फिर फेक चिंता जताते हुए शेखर के कंधे पर अपना हाथ रखकर कहा, हानी, इस लड़की ने बहुत परेशान कर दिया ना तुम्हें। सोचा था 6 साल बाद आएगी तो सुधर जाएगी। एनीवेज, तुम्हें नहीं लगता कि हम नव्या से कुछ ज्यादा ही उम्मीद कर रहे हैं? आई मीन, कहाँ वो अविनाश आहूजा और कहाँ ये। वो क्यों इससे शादी करेगा और क्यों इसे पसंद करेगा? सोचो जरा। हाँ डैड, इवन आई थिंक सो। मुझे तो लगता है कि इसका और अविनाश का कोई रिश्ता ही नहीं है। इसने हम लोगों से झूठ बोला है और हमें बेवकूफ बनाया है। आगे की कहानी जानने के लिए देखें अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट FM के YouTube चैनल पर, और द रिटर्न के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट FM ऐप।